ट्रैक 2A। इस ट्रैक में अध्याय 2 के पन्ना क्रमांक 17 से पन्ना क्रमांक 23 तक का रिकॉर्डिंग किया गया है। अध्याय 2 राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं। लगभग 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी। किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स, अर्ली स्टेट्स एंड इकोनॉमिक्स। C 600 BCE 600 CE। स्मरणीय बिंदु। एक, अभिलेखों के अध्ययन को अभिलेख शास्त्र कहते हैं। तो भारतीय अभिलेख विज्ञान में उल्लेखनीय प्रगति 1830 के दशक में हुई, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी व खरोष्ठी लिपियों का अर्थ निकाला। 3, इस काल में हुए विकास या इतिहास को जानने के मुख्य स्रोत अभिलेख, ग्रंथ, सिक्के एवं चित्र है। 4, अशोक के अभिलेख मुख्यतः ब्राह्मी तथा खरोष्ठी लिपियों में है। 5, अभिलेख उन्हें कहते हैं जो पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह पर खुदे होते हैं। 6, प्राचीनतम अभिलेख प्राकृत भाषाओं में लिखे जाते थे। प्राकृत उन भाषाओं को कहा जाता था जो जनसामान्य की भाषाएं होती थी। 7, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में बौद्ध तथा जैन धर्म के साथ अनेक दार्शनिक विचारधाराओं का उदय हुआ। 8, बौद्ध तथा जैन धर्म के ग्रंथों में महाजनपद के नाम से 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है। 9, भगवान महावीर तथा भगवान बुद्ध का संबंध गुणों से था। 10, जनपद का अर्थ एक ऐसा भूखंड है जहाँ कोई जन, लोक, कुल या जनजाति अपना पांव रखता है अथवा बस जाता है। इस शब्द का प्रयोग प्राकृत व संस्कृत दोनों में मिलता है। 11, 16 महाजनपदों में से कुछ गणराज्य थे तो कुछ राजतंत्र। वज्जी, कुरु, मल्ल तथा शूरसेन आदि गणराज्य थे और वत्स, मगध, कौशल व अवंती प्रसिद्ध राजतंत्र। 12, गणराज्यों में जनता के प्रतिनिधि शासन करते थे और राजतंत्र में वंश क्रमानुगत राजा राज्य करते थे। 13, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था। उसने 321 ईस्वी पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की। 14, चंद्रगुप्त मौर्य का शासन अथवा राज्य पश्चिमोत्तर में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला था। 15, चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र अशोक मौर्य वंश का सबसे तेजस्वी और प्रतापी राजा हुआ, जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की। 16, अशोक के अभिलेखों के अनुसार मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे: राजधानी पाटलिपुत्र और 4 प्रांतीय केंद्र तक्षशिला, तोसली, उज्जैनी, सुवर्णगिरी। 17, समूह शासन ओलिगार्की उसे कहते हैं जहां सत्ता पुरुषों के एक समूह के हाथ में होती है। 18, दान में दी गई भूमि को अग्रहार कहते थे। इस पर दान पाने वाले का पूर्ण अधिकार होता है। 19, बाणभट्ट कन्नौज के शासक हर्षवर्धन का राजकवि था। हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित उन्हीं की रचना है। 20, मनुस्मृति प्राचीन भारत का सर्वाधिक प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है। इसकी रचना 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी के बीच संस्कृत भाषा में हुई थी। 21, पेरिप्लस यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ समुद्री यात्रा है और एरिथ्रियन यूनानी भाषा में लाल सागर को कहते हैं। 22, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के राजाओं ने आहत सिक्के जारी किए। ये सिक्के चांदी तथा तांबे के बने हुए थे। सिक्कों के प्रचलन से व्यापार के लिए विनिमय काफी सरल हो गया। 23, कुषाण शासकों ने प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में सोने के सबसे प्रथम सिक्के जारी किए। 24, अशोक ने देवानांपिय तथा पियदस्सी की उपाधियां धारण की।
देवानाम्प्रिय का तात्पर्य है देवताओं का प्रिय तथा प्रियदर्शी का तात्पर्य देखने में सुंदर है। 25 उपमहाद्वीप के दक्कन और उससे दक्षिण के क्षेत्र में स्थित तमिलकम तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश व केरल में चोल, चेर और पांड्य जैसे राज्यों का उदय हुआ। 26 जेम्स प्रिंसेप ने अशोककालीन ब्राह्मी लिपि का 1838 ईस्वी में अर्थ निकाला। NCERT अभ्यासार्थ प्रश्न उत्तर दीजिए लगभग 100 से 150 शब्दों में। प्रश्न 1 आरंभिक ऐतिहासिक नगरों में शिल्पकला के उत्पादन के प्रमाणों की चर्चा कीजिए। हड़प्पा के नगरों के प्रमाण से ये प्रमाण कितने भिन्न हैं? उत्तर हड़प्पा संस्कृति के नगरों की व्यापक खुदाइयां की गई हैं। इन्हीं खुदाइयों से हड़प्पा संस्कृति की शिल्पकला के उत्पादनों के व्यापक प्रमाण भी मिले हैं। इसके विपरीत आरंभिक ऐतिहासिक नगरों की व्यापक खुदाइयां संभव नहीं है। इसका प्रमुख कारण यह है कि इन क्षेत्रों में आज भी लोग निवास करते हैं। इन ऐतिहासिक नगरों से विभिन्न प्रकार के पुरावशेष भी प्राप्त हुए हैं। इन नगरों में शिल्प उत्पादन के कुछ अन्य प्रमाण अभिलेखों से भी प्राप्त हुए हैं। आरंभिक ऐतिहासिक नगरों में शिल्पकला उत्पादन के प्रमाण। 1 इन स्थलों से उत्कृष्ट श्रेणी के मिट्टी के कटोरे और थालियां मिली है जिन पर चमकदार कलई चढ़ी है। उन्हें उत्तरी कृष्णमार्जित पात्र अर्थात काले रंग की पॉलिश वाले मिट्टी के बर्तन कहा जाता है। इन पात्रों का प्रयोग संभवतः धनी लोग करते होंगे। 2 यहाँ से सोने, चांदी, तांबे, हाथीदांत, शीशे से बने गहनों, उपकरणों, पक्की मिट्टी, सीप तथा हथियारों के प्रमाण भी मिले हैं। 3 दानात्मक अभिलेखों से ज्ञात होता है कि इन नगरों में धोबी, बुनकर, लिपिक, लोहार, बढ़ई, सुनार तथा कुम्हार आदि शिल्पकार रहते थे। लोहार लोहे का सामान बनाते थे। हड़प्पा के नगरों से लोहे का प्रयोग किए जाने के प्रमाण भी मिले हैं। 4 व्यापारियों व उत्पादकों ने अपने संघ का गठन किया था जिन्हें श्रेणी कहा जाता था। ये श्रेणियां कच्चा माल खरीदकर सामान तैयार करते थे और उसे बाजार में बेच देते थे। प्रश्न 2 महाजन पदों के विशिष्ट अभिलक्षणों का वर्णन कीजिए। उत्तर महाजन पद के नाम से 16 राज्यों का उल्लेख बौद्ध तथा जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में मिलता है। यद्यपि महाजन पदों के नाम इन ग्रंथों के समान नहीं है, तब भी मगध, पांचाल, वज्जी, कौशल, गांधार, कुरु तथा अवंती आदि नाम एक समान हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि ये महाजनपद अत्यधिक महत्वपूर्ण रहे होंगे। इन महाजनपदों के विशिष्ट अभिलक्षण निम्नलिखित है। 1 महाजनपद का विकास 600 ईस्वी पूर्व से 320 ईस्वी पूर्व के बीच हुआ। 2 महाजनपदों की संख्या 16 थी। इनमें लगभग 12 राजतंत्रीय राज्य और 4 गणतंत्रीय राज्य थे। 3 अधिकांश महाजनपदों पर एक राजा का शासन होता था, परंतु गण और संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्यों पर बहुत से लोगों का समूह शासन करता था। इस समूह का प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। भगवान महावीर और भगवान बुद्ध इन्हीं गणों से संबंधित थे। वज्र संघ की तरह कुछ राज्यों में भूमि सहित अनेक आर्थिक स्रोतों पर राजाओं का सामूहिक नियंत्रण होता था। 4 महाजनपदों को प्राय लोहे के बढ़ते प्रयोग तथा सिक्कों के विकास के साथ जोड़ा जाता था। 5 प्रत्येक महाजनपद की अपनी एक राजधानी होती थी जो प्राय किले से घिरी होती थी। किलेबंद राजधानियों के रखरखाव, प्रारंभी सेनाओं तथा नौकरशाही के लिए अधिक आर्थिक साधनों की आवश्यकता होती थी। 6 लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ब्राह्मणों ने संस्कृत में धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना आरंभ की। इनमें शासन सहित अन्य सामाजिक वर्ग हेतु नियमों का निर्धारण किया गया और यह अपेक्षा की गई कि शासक क्षत्रिय वर्ग से ही होंगे। 7 शासकों का काम व्यापारियों, किसानों,
शिल्पकारों से कर तथा उपहार या भेंट लेना माना जाता था। 8. अपने राज्यों के लिए धन एकत्रित करने हेतु पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करना भी वैध माना जाता था। 9. धीरे धीरे कुछ राज्यों ने अपनी स्थायी सेवाएं तथा नौकरशाही तंत्र तैयार कर लिए। बचे शेष राज्य अब भी सहायक सेना पर निर्भर थे। सैनिक प्रायः कृषक वर्ग से ही भर्ती किए जाते थे। प्रश्न 3. सामान्य लोगों के जीवन का पुनर्निर्माण इतिहासकार कैसे करते हैं? उत्तर: सामान्य लोगों के जीवन की लिखित जानकारी विरले ही छोड़ी गई है, इसलिए उनके जीवन का पुनर्निर्माण करने हेतु विभिन्न प्रकार के स्रोतों का सहारा लेना पड़ता है। इनमें से प्रमुख कुछ स्रोत निम्नलिखित है। 1. खुदाइयों में विभिन्न प्रकार के अनाजों के दाने तथा जानवरों की हड्डियां मिली हैं। इनमें लोगों के भोजन संबंधी जानकारी मिलती है। 2. भवनों तथा पात्रों के अवशेषों से उनके घरेलू जीवन का ज्ञान होता है। 3. अभिलेखों में विभिन्न प्रकार के शिल्पियों व शिल्पों का उल्लेख मिलता है। इनसे साधारण लोगों के आर्थिक जीवन की झलकियां मिलती हैं। 4. कुछ अभिलेखों व पांडुलिपियों में राजा प्रजा संबंधी जैसे विभिन्न प्रकार के करों से अनुमान लगाया जाता है कि सामान्य लोग सुखी थे अथवा दुखी। 5. बदलते कृषि तंत्र व अन्य उपकरण साधारण लोगों के बदलते जीवन पर प्रकाश डालते हैं। उदाहरण: लोहे के प्रयोग से अनुमान लगाया जा सकता है कि कृषि करना आसान हो गया होगा और उत्पादन बढ़ गया होगा। इससे सामान्य कृषक समृद्ध बने होंगे। 6. भारतीय समाज के साधारण लोगों के विषय में वैदिक साहित्य से पर्याप्त जानकारी मिलती है। इसके साथ ही लोक कथाओं से भी जीवन की जानकारी मिलती है। 7. व्यापार संघों से उत्पादकों के हितों की रक्षा का संकेत मिलता है। 8. विभिन्न साहित्य साधनों से उत्तर भारत, दक्षिण भारत व कर्नाटक जैसे अनेक क्षेत्रों में विकसित हुए बस्तियों के विषय में जानकारी मिलती है। इनसे दक्कन तथा दक्षिण भारत में चरवाहा बस्तियों के भी साक्ष्य मिलते हैं। 9. इतिहासकार शवों के अंतिम संस्कार के ढंग से भी साधारण नागरिकों के जीवन का चित्रण करते हैं। साधारण लोगों के शवों के साथ विभिन्न प्रकार के लोहे के बने हथियारों व उपकरणों को भी दफना दिया जाता था। 10. नगरों में रहने वाले सर्वसाधारण लोगों में धोबी, बुनकर, बढ़ई, कुम्हार, लिपिक, स्वर्णकार, लोहकार, छोटे व्यापारी व छोटे धार्मिक व्यक्ति आदि होते थे। प्रश्न 4. पांड्य सरदार कोष्टक में स्रोत 3 कोष्टक पूर्ण को दी जाने वाली वस्तुओं की तुलना दंगुन गांव की स्रोत 8 वस्तुओं से कीजिए। आपको क्या समानताएं और असमानताएं दिखाई देती हैं? उत्तर: पांड्य सरदार को दी जाने वाली वस्तुओं में हाथी दांत, हिरणों के बालों से बने चवर, सुगंधित लकड़ी, मधुचंदन, गेहूं, हल्दी, सुरमा व इलायची आदि अनेक वस्तुएं शामिल है। इसके अतिरिक्त आम, नारियल, गन्ना, केला, फूल, फल, प्याज, जड़ी बूटी तथा अनेक प्रकार के पशु पक्षी भी उपहार में दिए जाते थे। इसके विपरीत दंगुन गांव की भेंट स्वरूप दी जाने वाली वस्तुओं में जानवरों की खाल, मदिरा, नमक, घास, कोयला, खादिर, वृक्ष के उत्पाद, दूध, दही, फूल तथा अन्य खनिज पदार्थों को भी शामिल किया गया था। इसके अलावा इन दोनों को मिलने वाली भेंटों में कुछ समानताएं और असमानताएं भी थी, जो इस प्रकार है। समानताएं: जब पांड्य सरदार सेनगुत्तुवन वन यात्रा पर गए थे, तब उन्हें अपनी प्रजा से चंदन, गेरू, मधु, सुगंधित लकड़ी, शेर, हाथी, बंदर, भालू, बाघों के बीज, लोमड़ी, मोर, जंगली मुर्गे, कस्तूरी मृग तथा बोलने वाले तोते आदि अनेक भेंट मिले थे। फूलों को छोड़कर इन दोनों सूचियों में कोई विशेष समानता नहीं दिखाई देती। यह संभव है कि दंगुन गांव की तरह
पांड्य सरदार भी भेंट में मिलने वाले जानवरों की खाल का उपयोग करते हैं। इससे स्थानीय रूप से उपलब्ध वस्तुओं की भेंट में दिए जाने का संकेत मिलता है। असमानताएं, पांड्य सरदार को मिलने वाली वस्तुओं की सूची गुप्त अथवा वाकाटक सरदार को मिलने वाली वस्तुओं की सूची को अपेक्षा अधिक विशाल है। इससे भी बड़ी असमानता तो इन वस्तुओं के प्राप्त करने के तरीके में है। पांड्य सरदार को लोग खुशी खुशी तथा नाच गाकर वस्तुएं उपहार में देते थे। इसके विपरीत भूमि के दान से पहले दंगुन गांव के निवासियों को अपने यहाँ की वस्तुएं राज्य तथा उसके अधिकारियों को देनी पड़ती थी, क्योंकि यह उनका कर्तव्य था। प्रश्न 5, अभिलेखा शास्त्रियों की कुछ समस्याओं की सूची बनाइए। उत्तर, अभिलेखा शास्त्रियों को अभिलेखों का अध्ययन करने वाला विद्वान कहा जाता था। इनकी प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित है। 1, अभिलेखों में कभी-कभी अक्षरों को हल्के ढंग से उत्कीर्ण किया जाता है, जिन्हें पढ़ना कठिन होता है। 2, अभिलेख नष्ट भी हो सकते हैं, जिससे अक्षर लुप्त हो जाते हैं, जिससे उन्हें पढ़ना कठिन हो जाता है। 3, अभिलेखा शास्त्री कुछ अभिलेखों पर लिखी लिपि को पढ़ने में असमर्थ होते हैं, क्योंकि उनके समकालीन अभिलेखों पर कहीं भी उस लिपि का उल्लेख नहीं मिलता। 2 भाषाओं के समानांतर प्रयोग के अभाव में वे असहाय हो जाते हैं। 4, अभिलेखों के शब्दों के वास्तविक अर्थ के विषय में पूर्ण रूप से ज्ञान होना भी हमेशा आसान नहीं होता, क्योंकि कुछ अर्थ किसी विशेष स्थान या समय से संबंधित होते हैं। 5, इस संबंध में एक और मौलिक समस्या भी है। वह यह है कि जिस वस्तु को हम आज राजनीतिक तथा आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानते हैं, वह सब कुछ अभिलेखों में अंकित नहीं है। अभिलेख प्रायः बड़े और विशेष अवसरों का ही वर्णन करते हैं। 6, कई अभिलेखों में एक ही राजा के लिए भिन्न भिन्न नामों, उपाधियों या सम्मानजनक प्रतीकों और संबोधनों का प्रयोग किया गया है। अतः अभिलेख शास्त्रियों को उन्हें पढ़ने या उनका अर्थ निकालने में बहुत कठिनाई होती है। 7, बहुत बार एक ही शासक या उसके वंश से संबंधित अनेक क्षेत्रों व देशों में मिलने वाले अभिलेखों में लगभग एक ही युग में भिन्न भिन्न भाषाओं एवं लिपियों का प्रयोग हुआ है। अतः इसे भी पढ़ने में उन्हें मुश्किल होती है। निम्नलिखित पर एक लघु निबंध लिखिए, लगभग 500 शब्दों में। प्रश्न 6, मौर्य प्रशासन के प्रमुख अभिलक्षणों की चर्चा कीजिए। अशोक के अभिलेखों में इनमें से कौन कौन से तत्वों के प्रमाण मिलते हैं? उत्तर, मौर्य प्रशासन के लगभग सभी प्रमुख अभिलक्षणों की जानकारी अशोक के अभिलेखों से मिलती है, जैसे राजा प्रजा संबंध, राजनीतिक केंद्र, प्रमुख अधिकारी व उनके कर्तव्य आदि। इन अभिलेखों में आधुनिक पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत से लेकर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और उत्तराखंड तक प्रत्येक स्थान पर एक जैसे संदेश उत्कीर्ण किए गए थे। मौर्य साम्राज्य के इन महत्वपूर्ण अभिलक्षणों का वर्णन निम्नलिखित है। 1, 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र। मौर्य साम्राज्य का सबसे बड़ा केंद्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र था। इसके अतिरिक्त अशोक के अभिलेखों में साम्राज्य के 4 प्रांतीय केंद्रों का उल्लेख भी मिलता है। ये केंद्र थे तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली या तोशाली व सुवर्णगिरी। 2 प्रांतीय केंद्रों का चुनाव। प्रांतीय केंद्रों का चुनाव बड़े ध्यान से किया गया था। तक्षशिला तथा उज्जयिनी दोनों लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापार वाले मार्ग पर स्थित थे। कर्नाटक में सुवर्णगिरी, सोने का पहाड़, सोने की खदान के कारण प्रसिद्ध था। 3, आवागमन का आसान होना। साम्राज्य के संचालन हेतु स्थल जल दोनों ही मार्गों से आवागमन का आसान होना अत्यंत आवश्यक था।
राजधानी से दूसरे प्रांतों तक जाने में कई सप्ताह व महीने लग जाते थे। ऐसे में यात्रियों के लिए खाने पीने और उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करनी पड़ती थी। ऐसा माना जाता है कि यहाँ सेना सुरक्षा का प्रमुख माध्यम रहा होगा। 4. शासन व्यवस्था का असमान होना। मौर्य साम्राज्य अत्यधिक विशाल था। इसके अतिरिक्त साम्राज्य में शामिल क्षेत्र बड़े विविध व अलग प्रकार के थे। 1. अफगानिस्तान के पहाड़ी क्षेत्र। 2. उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्र। इतने विशाल व विविधता वाले साम्राज्य का प्रशासन एक समान होना संभव नहीं था, परंतु यह संभव है कि सबसे कड़ा प्रशासनिक नियंत्रण साम्राज्य की राजधानी तथा उसके समीप के प्रांतीय केंद्रों पर रहा हो। 5. समिति तथा उपसमितियां। मेगास्थनीज ने सैनिक गतिविधियों के संचालन हेतु एक समिति तथा 6 उपसमितियों का उल्लेख किया है। 1. इनमें से एक उपसमिति का काम नौसेना का संचालन करना था। 2. दूसरी यातायात और खान-पान का संचालन करती थी। 3. तीसरी का काम पैदल सैनिकों का संचालन करना था। 4. चौथी का अश्वारोहियों, 5वीं का रथारोहियों का संचालन करना था। 5. छठी का काम हाथियों का संचालन करना था। दूसरी उपसमिति के पास बहुत से काम थे, जैसे हथियारों को ढोने हेतु बैलगाड़ियों की व्यवस्था करना, सैनिकों के लिए भोजन व जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था करना व सैनिकों की देखरेख हेतु सेवकों व शिल्पकारों की नियुक्ति करना। 6. धम्म महामात्रों की नियुक्ति। सम्राट अशोक ने अपने साम्राज्य को संगठित रखने का अथक प्रयास किया। ऐसा उन्होंने धर्म के प्रचार द्वारा किया। धम्म के सिद्धांत बहुत साधारण और सार्वभौमिक थे। अशोक का मानना था कि धम्म का पालन करके लोगों का जीवन इस संसार में तथा इसके बाद के संसार में अच्छा रहेगा। अतः धम्म के प्रचार के लिए धम्म महामात्र नामक अधिकारियों की नियुक्ति की गई। इसका उल्लेख अभिलेखों में भी मिलता है। प्रश्न 7. यह 20वीं शताब्दी के एक सुविख्यात अभिलेख शास्त्री DC सरकार का वक्तव्य है। भारतीयों के जीवन, संस्कृति और गतिविधियों का ऐसा कोई पक्ष नहीं है जिसका प्रतिबिंब अभिलेखों में नहीं है। चर्चा कीजिए। उत्तर: सुप्रसिद्ध अभिलेख शास्त्री DC सरकार ने सत्य कहा है कि अभिलेखों में भारतीयों के जीवन के हर पक्ष की झांकी प्रस्तुत की गई है। इस संबंध में अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं, जिनमें से कुछ निम्नलिखित है। 1. राज्य विस्तार का निर्धारण। विभिन्न अभिलेखों से हमें राजाओं के राज्य विस्तार का ज्ञान होता है। प्राचीन राजा स्तंभ केवल अपने राज्य की सीमा के अंदर ही स्थापित कराते थे। अतः जिन स्थानों पर जिस राजा के अभिलेख मिले हैं, वे उस राजा के राज्य का ही भाग माने जा सकते हैं। 2. राजाओं के नाम। अभिलेखों से अनेक राजाओं के नामों का भी पता चलता है। इन नामों का पता पहले किसी अन्य स्रोतों से पता न चल सका था। अशोक के लिए देवनाम प्रिय तथा प्रियदर्शी, पियदस्सी आदि नाम का प्रयोग किया गया। यह अशोक के अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। 3. राजाओं के चरित्र की जानकारी। कुछ अभिलेख राजाओं के चरित्र की झांकी भी प्रस्तुत करते हैं। अशोक के प्रजापालक होने का प्रमाण उनके अभिलेखों से ही मिलता है। ये अभिलेख अशोक को दयावान, परिवार प्रेमी तथा पशु रक्षक सिद्ध करते हैं। इलाहाबाद प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को महान योद्धा व विद्वान दर्शाया गया है। 4. काल निर्धारण। अभिलेख ऐतिहासिक तिथियों तथा युद्ध काल को निर्धारित करने में अत्यधिक सहयोग करते हैं। समय या काल का पता अभिलेखों की लिपि और लिखने के तरीके से चलता है। 5. भाषाओं तथा धर्म संबंधी जानकारी। अभिलेखों की भाषा हमें तत्कालीन धर्म की जानकारी उपलब्ध कराती है। प्राचीन काल में संस्कृत भाषा हिंदू धर्म का प्रतीक समझी जाती थी। इसी प्रकार प्राकृत भाषा बौद्ध धर्म से बंधी हुई थी। 6.
ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी। अभिलेखों से अनेक ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी भी प्राप्त होती है। समुद्रगुप्त के जीवन की सभी घटनाएं इलाहाबाद प्रशस्ति से जानी जा सकती है। अशोक के शिलालेख से कलिंग युद्ध तथा उसके भयंकर परिणामों का पता चलता है। इसी तरह चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, राजा भोज, पुलकेशिन द्वितीय आदि अनेक राजाओं के जीवन के उतार चढ़ाव अभिलेखों के कारण ही प्रकाश में आए हैं। 7. सामाजिक वर्गों की जानकारी। अभिलेखों द्वारा सामाजिक वर्गों की जानकारी भी प्राप्त होती है। इससे हमें पता चलता है कि उस समय शासक वर्ग के अतिरिक्त धोबी, बुनकर, सुनार, व्यापारी, लोहकार तथा कृषक आदि कई वर्ग थे। 8. भू व्यवस्था तथा प्रशासन संबंधी जानकारी। कुछ सामंतों, जमींदारों तथा राजाओं द्वारा किए गए भूमिदान के अभिलेख विशेष महत्व के हैं। इनसे प्राचीन भारत की भू व्यवस्था एवं प्रशासन के विषय में उपयोगी सूचनाएं भी मिलती हैं। ये अभिलेख ज्यादातर ताम्रपत्रों पर लिखे जाते हैं जो प्राचीन काल की सभी भाषाओं में लिखे प्राप्त होते हैं। इनमें मंदिरों, अधिकारियों, भिक्षुओं, ब्राह्मणों, विहारों, जागीरदारों आदि को दिए गए गांवों, जमीनों एवं राजस्व स्रोतों का विवरण मिलता है। 9. साहित्यिक स्तर की जानकारी। अभिलेखों की भाषाओं से उस काल के साहित्यिक स्तर की जानकारी प्राप्त होती है। हमें यह जानकारी भी प्राप्त होती है कि देश के किस भाग में संस्कृत, तमिल, प्राकृत, पाली, तेलुगु आदि भाषाएं प्रचलन में थी तथा उनका स्तर कैसा था। 10. कला के प्रति प्रेम की जानकारी। अभिलेख गुफाओं तथा शिलाओं को तराशने व संवारने के बाद स्वरूप लेते हैं। इन्हें खोदकर बनाया जाता है। इनसे तत्कालीन कला के प्रति प्रेम का अद्भुत परिचय भी मिलता है। अशोक के अभिलेख मौर्य कला के उत्कृष्ट उदाहरण है। प्रश्न 8. उत्तर मौर्य काल में विकसित राजस्व के विचारों की चर्चा कीजिए। उत्तर मौर्य काल में राजस्व के जिन विचारों का विकास हुआ उनकी प्रमुख विशेषता थी राजा का दैविक स्वरूप। राजा उच्च स्थिति प्राप्त करने के लिए स्वयं को देवी देवताओं के साथ जोड़ने लगे। मध्य एशिया से लेकर पश्चिमोत्तर भारत तक शासन करने वाले कुषाण शासकों ने लगभग प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व से प्रथम शताब्दी ईस्वी तक इस तरीके का प्रयोग किया। कुषाण इतिहास की रचना अभिलेखों तथा साहित्य परंपरा के माध्यम से की गई है। जिस प्रकार के राजधर्म या राजस्व को कुषाण शासकों ने प्रस्तुत करने का प्रयास किया उसका सर्वोत्तम प्रमाण उनके सिक्कों और मूर्तियों से प्राप्त होता है। 1. कुषाण शासक। 1. उत्तर प्रदेश में मथुरा के पास स्थित मठ के एक देवस्थान पर कुषाण शासकों की विशालकाय मूर्तियां मिली है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इन मूर्तियों के माध्यम से कुषाण स्वयं को देवतुल्य दिखाना चाहते थे। कुछ कुषाण शासकों ने अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि धारण कर ली थी। वे संभवतः उन चीनी शासकों से प्रेरित हुए होंगे जो स्वयं को स्वर्गपुत्र कहते थे। 2. कुषाण शासकों के सिक्कों पर एक राजा की प्रतिमा एक ओर तथा सिक्के की दूसरी ओर एक देवता का चित्र दर्शाया गया है। यह सिक्के कुषाणों को देवतुल्य साबित करने हेतु जारी किए गए थे। 2. गुप्त शासक। 1. गुप्त काल में राजस्व के विचारों का दूसरा विकास आरंभ हुआ। चौथी शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य सहित बहुत से बड़े साम्राज्यों के साक्ष्य मिलते हैं। इनमें से कई साम्राज्य सामंतों पर निर्भर थे। ये सामंत अपना निर्वाह स्थानीय संसाधनों द्वारा करते थे। सामंत अपने शासकों का सम्मान करते थे तथा आवश्यक पड़ने पर उन्हें सैनिक सहायता भी देते थे। कुछ शक्तिशाली सामंत राजा भी बन जाते थे। 2. गुप्त शासकों के इतिहास के निर्माण में साहित्य, अभिलेखों और सिक्कों की सहायता ली गई है।
साथ ही कवियों द्वारा अपने राजा या स्वामी की प्रशंसा में लिखी गई प्रशस्तियों का सहारा भी लिया गया है। इतिहासकार इन प्रशस्तियों के आधार पर ऐतिहासिक तथ्य निकालने का प्रयास करते हैं, परंतु इनमें राजाओं की बढ़ चढ़कर प्रशंसा की गई है, जिससे ऐतिहासिक तथ्य दबकर रह गए हैं। उदाहरण, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति। इसके लेखक हरिसेन ने समुद्रगुप्त को बहुत ही शक्तिशाली सम्राट बताया है। वे लिखते हैं, धरती पर उनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। अनेक गुणों तथा शुभ कार्यों से संपन्न उन्होंने अपने पैर के तलवे से अन्य राजाओं के यश को मिटा दिया था। वे परमात्मा पुरुष है। इस प्रशंसा के पीछे राजस्व के नए विचार ही झलकते हैं। प्रश्न 9, वर्णित काल में कृषि के तौर तरीके में किस हद तक परिवर्तन हुए? उत्तर, 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक के दौरान राजाओं द्वारा करों की मांग बढ़ने लगी थी। करों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए किसान उपज बढ़ाने हेतु उपाय तलाशने लगे। इसके परिणाम स्वरूप कृषि के कार्यकलापों में परिवर्तन आने लगे। एक, हल का प्रचलन। कृषि उपज बढ़ाने का एक प्रमुख तरीका हल का प्रचलन था। हल का प्रयोग 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से ही गंगा और कावेरी की घाटियों के उर्वर कछारी क्षेत्र में होने लगा था। अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में लोहे के फाल वाले हलों द्वारा उर्वर भूमि की जुताई की जाने लगी। इसके अतिरिक्त गंगा की घाटी में धान की रोपाई से भी उपज में बहुत वृद्धि होने लगी। इसके लिए किसानों को बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। 2, कृत्रिम सिंचाई। उपज बढ़ाने का एक और तरीका कृत्रिम सिंचाई का प्रयोग था। सिंचाई के लिए कुओं, तालाबों और नहरों के पानी का प्रयोग किया जाने लगा। इनका विकास लोगों ने व्यक्तिगत रूप से भी किया और कृषक समुदायों ने आपस में मिलकर भी किया। इस तालाब, कुएं, नहरें और सिंचाई साधन आदि प्रयोग करने वाले लोग प्राय राजा अथवा प्रभावशाली लोग थे। 3, कुदाल का उपयोग। यद्यपि लोहे के फाल वाले हल के प्रयोग से फसलों की उपज बढ़ने लगी, तो भी ऐसे हलों का उपयोग उपमहाद्वीप के कुछ ही भाग तक सीमित था। पंजाब तथा राजस्थान के अर्धशुष्क प्रदेशों में लोहे के फाल वाले हल का प्रयोग 20वीं शताब्दी में शुरू हुआ। जो किसान उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर व मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में रहते थे, उन्होंने खेती के लिए कुदाल का उपयोग किया। कुदाल ऐसे इलाकों के लिए कहीं अधिक उपयोगी था। कृषि के नए तौर तरीकों का प्रभाव। खेती की इन नई तकनीकों से उपज तो बढ़ी, परंतु इसके कारण खेती से जुड़े लोगों में भेद बढ़ने लगे। बौद्ध कथाओं में भूमिहीन खेतीहर श्रमिकों, छोटे किसानों और बड़े बड़े जमींदारों का उल्लेख मिलता है, जो किसानों की विभिन्न सामाजिक स्थितियों को दर्शाता है। पाली भाषा में छोटे किसानों व जमींदारों के लिए गृहपति शब्द का प्रयोग किया जाता था। बड़े बड़े जमींदार व ग्राम के प्रधान शक्तिशाली माने जाते थे। वे प्रायः किसानों पर नियंत्रण रखते थे। ग्राम प्रधान का पद प्रायः वंशानुगत होता था। प्रारंभिक तमिल संगम साहित्य में भी गांवों में रहने वाले विभिन्न वर्गों के लोगों का उल्लेख मिलता है, जैसे वेल्लाल या बड़े जमींदार, इलवाहा या उलवर व दास अणिमई। यह भी संभव है कि इन विभिन्नताओं का आधार भूमि का स्वामित्व, नई प्रौद्योगिकी तथा श्रम का उपयोग रहा हो। ऐसी परिस्थिति में भूमि का स्वामित्व महत्वपूर्ण हो गया था। यहाँ पर यह ट्रैक समाप्त हो रहा है। इस अध्याय का शेष भाग अगली ट्रैक पर सुनेंगे। ट्रैक 2B। इस ट्रैक में अध्याय 2 के पन्ना क्रमांक 23 से पन्ना क्रमांक 28 तक का रिकॉर्डिंग किया गया है। अध्याय 2 का उर्वरित भाग, परीक्षोपयोगी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए।
एक, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। विकल्प ए 320 ईस्वी पूर्व, बी 321 ईस्वी पूर्व, सी 322 ईस्वी पूर्व, डी 323 ईस्वी पूर्व। उत्तर बी 321 ईस्वी पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना 321 ईस्वी पूर्व की। दो, सिक्कों का अध्ययन कहलाता है। विकल्प ए मुद्रा शास्त्र, बी मुद्रण, सी मुद्रा राक्षस, डी मुद्रित तथ्य। उत्तर ए मुद्रा शास्त्र। सिक्कों का अध्ययन कहलाता है मुद्रा शास्त्र। 3, मगध जनपद स्थित था। विकल्प ए आधुनिक उत्तर प्रदेश में, बी आधुनिक आंध्र प्रदेश में, सी आधुनिक बिहार में, डी आधुनिक मध्य प्रदेश में। उत्तर सी आधुनिक बिहार में। मगध जनपद स्थित था आधुनिक बिहार में। 4, प्रभावती गुप्त पुत्री थी। विकल्प ए चंद्रगुप्त द्वितीय की, बी चंद्रगुप्त प्रथम की, सी चंद्रगुप्त मौर्य की, डी समुद्रगुप्त की। उत्तर ए चंद्रगुप्त द्वितीय की। प्रभावती गुप्त पुत्री थी चंद्रगुप्त द्वितीय की। 5, मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। विकल्प ए पाटलिपुत्र, बी सुवर्णगिरी, सी तक्षशिला, डी उज्जैनी। उत्तर ए पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। 6, जेम्स प्रिंसेप ने अशोककालीन ब्राह्मी लिपि का अर्थ निकाला। विकल्प ए 1838 ईस्वी, बी 1848 ईस्वी, सी 1858 ईस्वी, डी 1828 ईस्वी। उत्तर ए 1838 ईस्वी। जेम्स प्रिंसेप ने अशोककालीन ब्राह्मी लिपि का अर्थ 1838 ईस्वी में निकाला। 7, प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के लेखक थे। विकल्प ए कालिदास, बी हरिसेन, सी मेगस्थनीज, डी कौटिल्य। उत्तर बी हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति यानी इलाहाबाद स्तंभ की अभिलेख के लेखक थे हरिसेन। प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1, मौर्य काल में कर वसूली और संग्रह करने वाले अधिकारी को रिक्त स्थान कहा जाता था। उत्तर सन्निधाता। मौर्य काल में कर वसूली और संग्रह करने वाले अधिकारी को सन्निधाता कहा जाता था। 2, कौटिल्य ने राजनीति शास्त्र पर आधारित रिक्त स्थान नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा। उत्तर अर्थशास्त्र। कौटिल्य ने राजनीति शास्त्र पर आधारित अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा। 3, रिक्त स्थान चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत था। उत्तर मेगस्थनीज। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत था। 4, भारत की दशा का आंखों देखा हाल मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक रिक्त स्थान में लिखा। उत्तर इंडिका। भारत की दशा का आंखों देखा हाल मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में लिखा। 5, मौर्य काल में रिक्त स्थान कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी होता था। उत्तर समहर्ता। मौर्य काल में समहर्ता कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी होता था। 6, अशोक के सिंह शीर्ष को रिक्त स्थान सरकार ने रिक्त स्थान चिन्ह के रूप में अपनाया। उत्तर भारत राज्य। अशोक के सिंह शीर्ष को भारत सरकार ने राज्य चिन्ह के रूप में अपनाया। प्रश्न 3, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। 1, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर चंद्रगुप्त मौर्य। 2, सबसे पहले के अभिलेख किस भाषा में लिखे गए थे? उत्तर प्राकृत। 3, किस पदाधिकारी ने ब्राह्मी और खरोष्ठी में लिखी लिपियों का अर्थ बताया? उत्तर जेम्स प्रिंसेप। 4, मेगस्थनीज कौन था? उत्तर
यूनानी राजदूत। 5. मौर्य काल में कर वसूली और संग्रह करने वाले अधिकारी को क्या कहते हैं? उत्तर सन्निधाता। 6. चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु तथा उनका प्रधानमंत्री कौन था? उत्तर कौटिल्य। 7. प्राकृत और पाली भाषा में किस शासक के अभिलेख लिखे गए थे? उत्तर अशोक। 8. सर्वाधिक विख्यात कुषाण शासक कौन था? उत्तर कनिष्क। 9. मौर्य काल में कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? उत्तर भुक्ति। 10. मौर्य काल में चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? उत्तर पण। अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1. मुद्रा शास्त्र से क्या अभिप्राय है? उत्तर मुद्राशास्त्र से अभिप्राय सिक्कों के अध्ययन से है। इसमें सिक्कों पर मिलने वाले चित्रों, सिक्कों की धातु तथा लिपि का अध्ययन शामिल है। प्रश्न 2. अभिलेख से आपका क्या तात्पर्य है? उत्तर अभिलेख उन लेखों को कहा जाता है जो स्तंभों, ताम्रपत्रों, चट्टानों, पत्थरों तथा गुफाओं को चौड़ी पट्टियों पर खुद तत्कालीन शासकों के शासन का सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक तथा आर्थिक चित्र खींचते हैं। प्रश्न 3. मेगस्थनीज कौन था? उत्तर मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत था। वह 5 वर्ष यानी 302 ईस्वी पूर्व से 298 ईस्वी पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा और भारत की दशा का आंखों देखा हाल अपनी पुस्तक इंडिका में लिखा। यह पुस्तक अब नष्ट हो चुकी है, लेकिन उसके प्राप्य अंशों के आधार पर चंद्रगुप्त के शासनकाल की पर्याप्त जानकारी हमें मिलती है। प्रश्न 4. जेम्स प्रिंसेप कौन था? उसने कौन सी 2 प्राचीन लिपियों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की? उत्तर ईस्ट इंडिया के अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने सम्राट अशोक के अभिलेखों पर लिखी ब्राह्मी लिपि का अर्थ निकाला तथा ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सहायता की। इस प्रकार मौर्यकालीन इतिहास की एक नई तस्वीर सामने आई। निस्संदेह अभिलेख विज्ञान की प्रगति में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। प्रश्न 5. चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? उसका राज्य कहाँ तक फैला था? उत्तर चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था। उसने 321 ईस्वी पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की थी। उसका राज्य पश्चिमोत्तर में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। प्रश्न 6. मौर्य साम्राज्य की दूसरी उपसमिति का क्या दायित्व था? उत्तर मौर्य साम्राज्य की दूसरी उपसमिति यातायात व खान-पान का संचालन करती थी। इस संबंध में उसे निम्नलिखित कार्य करना पड़ता था। 1. उपकरण एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने हेतु बैलगाड़ियों की व्यवस्था करना। 2. सैनिकों के लिए भोजन तथा जानवरों के लिए चारे का प्रबंध करना। 3. सैनिकों की सेवाओं के लिए सेवकों व शिल्पकारों की नियुक्ति करना। प्रश्न 7. महाजन पद क्या थे? कुछ महत्वपूर्ण महाजन पदों के नाम बताइए। उत्तर 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में उत्तरी भारत में कुछ बड़े बड़े राज्य स्थापित हो गए थे। इन्हें महाजन पद कहा जाता था। इनकी संख्या 16 थी। इनमें महत्वपूर्ण महाजन पदों के नाम निम्नलिखित थे। 1. कुरु, 2. पांचाल, 3. मगध, 4. अवंती, 5. कौशल, 6. वज्जी, 7. गंधार आदि। प्रश्न 8. प्रारंभिक भारतीय इतिहास में मौर्य साम्राज्य को एक प्रमुख काल क्यों माना गया था? उत्तर मौर्य साम्राज्य प्रारंभिक भारतीय इतिहास का पहला विशाल साम्राज्य था। इस काल में राजनीतिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में अनेक नई प्रवृत्तियों का विकास हुआ। अतः मौर्य साम्राज्य को प्रारंभिक भारतीय इतिहास में एक प्रमुख काल माना जाता है। प्रश्न 9.
कुषाण शासकों ने अपनी उच्च स्थिति के उदाहरण किस प्रकार प्रस्तुत किए? उत्तर, कुषाण शासकों ने उच्च स्थिति प्राप्त करने के लिए स्वयं को देवतुल्य प्रस्तुत करने का प्रयास किया। इस उद्देश्य से उन्होंने देवस्थानों या मंदिरों पर अपनी विशाल प्रतिमाएं, मूर्तियां लगवाई। उदाहरण उत्तर प्रदेश में मथुरा के समीप स्थित माट से व अफगानिस्तान के एक देवस्थान से विशाल मूर्तियां मिली है। इन्होंने आगे चलकर अपने नाम के सामने देवपुत्र की उपाधि भी लगाई। प्रश्न 10, मौर्य साम्राज्य का उदय कब और किसके द्वारा हुआ? इसमें एक प्रमुख स्थान किसके द्वारा जोड़ा गया? उत्तर, मगध के विकास के साथ साथ मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य लगभग 321 ईस्वी पूर्व का शासन पश्चिमोत्तर में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला था। उनके पौत्र अशोक ने, जिसे आरंभिक भारत का सर्वप्रसिद्ध शासक माना जा सकता है, लिंग यानी आधुनिक उड़ीसा पर विजय प्राप्त की। प्रश्न 11, मनुस्मृति क्या है? इसमें राजा को क्या सलाह दी गई है? उत्तर, मनुस्मृति आधुनिक भारत का सबसे प्रमुख विधि ग्रंथ है। यह संस्कृत भाषा में है, जिसकी रचना 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी के बीच हुई थी। इसमें राजा को सलाह दी गई कि भूमि विवादों से बचने के लिए सीमाओं का गुप्त पहचान बनाकर रखनी चाहिए। इसके लिए सीमाओं पर भूमि में ऐसी वस्तुएं दबाकर रखनी चाहिए जो समय के साथ नष्ट हो। प्रश्न 12, प्रभावती गुप्त कौन थी? उसके संबंध में कौन सा उदाहरण मिलता है? उत्तर, प्रभावती गुप्त आरंभिक भारत के प्रसिद्ध शासक चंद्रगुप्त द्वितीय 375 से 415 ईस्वी की पुत्री थी। उनका विवाह दक्कन पठार के वाकाटक परिवार में हुआ था। उन्होंने भूमि दान में दिया था, जो किसी महिला द्वारा दान का विरला उदाहरण है। प्रश्न 13, मौर्यों के राजनैतिक इतिहास के प्रमुख स्रोत क्या क्या है? उत्तर, मौर्यों के राजनैतिक इतिहास के प्रमुख स्रोत 1, मेगस्थनीज की इंडिका, 2, जैन और बौद्ध साहित्य, 3, अशोक के शिलालेख, 4, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। प्रश्न 14, मौर्योत्तर युग में भारत से कौन कौन सी वस्तुओं का निर्यात होता था? उत्तर, मौर्योत्तर युग में भारत से मसाले रोम भेजे जाते थे। इसके अतिरिक्त रत्न, माणिक्य, मोती, हाथीदांत व मलमल भी विदेश भेजे जाते थे। लोहे की वस्तुएं, बर्तन आदि भी रोम साम्राज्य को भेजे जाते थे। प्रश्न 15, सुदर्शन झील का निर्माण कब और किसने कराया? इसका जीर्णोद्धार किन किन शासकों ने कराया? उत्तर, एक अभिलेख के अनुसार सुदर्शन झील का निर्माण मौर्य काल में एक स्थानीय राज्यपाल ने कराया था। इसका जीर्णोद्धार एक शासक रुद्रदमन तथा गुप्त शासक ने कराया था। प्रश्न 16, मौर्योत्तर काल के प्रमुख शिल्प कौन कौन से थे? उत्तर, मौर्योत्तर काल में वस्त्र बनाने, अस्त्र शस्त्रों एवं विलास सामग्री का निर्माण करने वाले, रेशम बुनने वाले, धातु शिल्पी, जौहरी, सुनार, लोहार, दंत शिल्पी, मूर्तिकार, रंगरेज आदि प्रमुख शिल्प थे। प्रश्न 17, उत्तरापद से आप क्या समझते हैं? संक्षेप में लिखिए। उत्तर, उत्तरापद उस व्यापारिक मार्ग को कहते हैं जो मौर्योत्तर युग में अत्यधिक प्रसिद्ध था। यह मार्ग तक्षशिला से प्रारंभ होकर पंजाब, उज्जैन, दिल्ली, मथुरा आदि मार्गों से होता हुआ भारत के पश्चिमी तट पर स्थित भड़ौच नामक स्थान पर समाप्त होता था। प्रश्न 18, चोल, चेर और पांड्य राज्यों के उदय में रोमन साम्राज्य किस प्रकार सहायक सिद्ध हुआ? उत्तर, चोल, चेर और पांड्य राज्यों के उदय में रोमन साम्राज्य के साथ बढ़ते हुए व्यापार का महत्वपूर्ण हाथ है। ईसा की पहली सदी से ही ये तीनों राज्य
उस आयात निर्यात व्यापार से लाभ उठाते रहे जो एक ओर दक्षिण भारत के समुद्र तटवर्ती प्रदेश व दूसरी ओर रोमन साम्राज्य के पूर्वी उपनिवेशों के विशेषकर मिस्र के बीच चलता रहा। प्रश्न 19 चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन सेना कितने भागों में विभक्त थी? उत्तर चंद्रगुप्त मौर्य की सेना का प्रबंध एक विशेष सेना विभाग के नियंत्रण में था जिसमें 30 सदस्य होते थे। प्रशासन की सुविधा के लिए 30 सदस्यों की समिति भी पुनः 6 भागों में बटी हुई थी। 1 पैदल सेना, 2 घुड़सवार सेना, 3 सामुद्रिक बेड़ों पर तैनात सेना, 4 रथ सेना, 5 यातायात की व्यवस्था करने वाली सेना, 6 हथियारों का प्रबंध करने वाली सेना। प्रश्न 20 धर्म प्रवर्तक से आप क्या समझते हैं? उत्तर धर्म प्रवर्तक का अर्थ है धर्म का प्रचार करने वाला अथवा धर्म फैलाने वाला। कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। इस धर्म के प्रचार के लिए उसने अपना सारा समय एवं तन मन धन लगा दिया। इस प्रकार वह धर्म प्रवर्तक के रूप में जाना गया। प्रश्न 21 प्रशस्तियों से गुप्त शासकों की तथ्यात्मक जानकारी किस प्रकार मिलती है? उत्तर प्रशस्तियां राजा की प्रशंसा में लिखे गए लेख है। गुप्त शासक समुद्रगुप्त के विषय में हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हमें पता चलता है कि समुद्रगुप्त सबसे शक्तिशाली गुप्त सम्राट था। प्रश्न 22 जेम्स प्रिंसेप के योगदान को भारतीय अभिलेख विज्ञान में एक ऐतिहासिक प्रगति क्यों माना जाता है? उत्तर जेम्स प्रिंसेप के एक योगदान को भारतीय अभिलेख विज्ञान के इतिहास में महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि उसने सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि को पढ़ने और समझने में सहायता की। प्रश्न 23 अशोक के सिंह शीर्ष को महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? उत्तर अशोक के सिंह शीर्ष को भारत सरकार ने राज्य चिन्ह के रूप में स्वीकार किया था। यह चिन्ह आगे चलकर हमारी एकता, वीरता, प्रगति तथा उच्च आदर्शों का प्रतीक बन गया। इन्हीं बातों के कारण सिंह शीर्ष को महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रश्न 24 दानात्मक अभिलेख क्या है? स्पष्ट कीजिए। उत्तर दानात्मक अभिलेख दूसरी शताब्दी ईस्वी के छोटे छोटे अभिलेख है जो अनेक नगरों से मिले हैं। इनमें धार्मिक संस्थाओं को दिए गए दानों का विवरण है। इनमें दान देने वाले व्यक्ति के नाम के साथ साथ उसके व्यवसाय का उल्लेख भी किया गया है। इनमें नगरों में रहने वाले विभिन्न शिल्पियों, अधिकारियों, व्यापारियों तथा राजाओं का विवरण मिलता है। प्रश्न 25 कलिंग युद्ध के प्रभावों का वर्णन कीजिए। उत्तर अशोक ने कलिंग के राजा के साथ युद्ध किया था। इस युद्ध के निम्नलिखित प्रभाव सामने आए। 1 इस युद्ध में अशोक विजयी रहा लेकिन उसने अपार जनहानि देखी। इससे व्यथित होकर अशोक ने युद्ध लड़ना छोड़ दिया। 2 उसने भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की नीति अपनाई। 3 कलिंग का मगध राज्य में विलय हो गया। प्रश्न 26 मौर्य साम्राज्य के 4 प्रांतों तथा उनकी राजधानियों के नाम लिखिए। उत्तर मौर्य साम्राज्य के 4 प्रांत तथा उनकी राजधानियों के नाम इस प्रकार है। 1 उत्तरापद की राजधानी तक्षशिला, 2 अवंती की राजधानी उज्जैनी, 3 दक्षिण पद की राजधानी सुवर्णगिरी, 4 प्राच्य की राजधानी पाटलिपुत्र। प्रश्न 27 भारत में बड़े पैमाने पर सोने का सिक्का चलाने वाले प्रथम शासक किस वंश के थे? उत्तर भारत में बड़े पैमाने पर सोने का सिक्का चलाने वाले प्रथम शासक कुषाण वंश के थे। प्रश्न 28 सेल्यूकस के साथ चंद्रगुप्त मौर्य के संघर्ष के क्या परिणाम हुए? 2 परिणामों का उल्लेख कीजिए। उत्तर सेल्यूकस का चंद्रगुप्त के साथ संघर्ष 305 ईस्वी पूर्व में हुआ जब उसने भारत पर आक्रमण किया था। इस संघर्ष के 2 प्रमुख परिणाम थे। 1
सेल्यूकस की हार, जिसके परिणाम स्वरूप उसे चंद्रगुप्त मौर्य को वर्तमान हेरात, कंधार, काबुल तथा बलोचिस्तान के 4 प्रांत देने पड़े। 2. चंद्रगुप्त मौर्य ने उसके बदले में सेल्यूकस को 500 हाथी भेंट दिए। प्रश्न 29, खरोष्ठी लिपि को कैसे पढ़ा गया, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, खरोष्ठी लिपि को पढ़ने के तरीके: 1. पश्चिमोत्तर के अभिलेख खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं। 2. यूरोपीय विद्वानों जो यूनानी भाषा की जानकारी रखते थे, उन्होंने अक्षरों का मिलान किया। 3. यूनानी तथा खरोष्ठी दोनों ही लिपियों में अपोलोडोट्स का नाम लिखने में एक ही प्रतीक अ का प्रयोग किया गया था। 4. जेम्स प्रिंसेप ने खरोष्ठी में लिखे अभिलेखों की भाषा की पहचान प्राकृत के रूप में की थी, अतः लंबे अभिलेखों को पढ़ना सरल हो गया। प्रश्न 30, उन कारकों के विषय में लिखिए जो इतिहास में नए कालखंड के आरंभ की सूचना देते हैं। उत्तर, इतिहास में नए कालखंड के आरंभ की सूचना देने वाले कारक निम्न है। 1. हाल वाले हल से खेती करने वाले ग्रामीण समुदायों का बड़े पैमाने पर बसना। 2. सामाजिक वर्गों का पनपना। 3. राजतंत्र का गठन। 4. लेखन कला का प्रचलन। 5. लिखित साहित्य का आरंभ आदि। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, स्तंभलेख क्या है? उत्तर, स्तंभलेख साधारणतः आंतरिक प्रदेशों में पाए जाते हैं और ये धर्म प्रचार के प्रयोग में लाए गए हैं जो निम्नलिखित है। 1. 2 तराई स्तंभलेख। नेपाल की तराई में स्थित इन स्तंभलेखों में अशोक के द्वारा बौद्ध के तीर्थ स्थानों की यात्राओं का वर्णन है। 2. सप्त स्तंभलेख। यह 7 स्तंभलेख 6 स्थानों पर पाए जाते हैं, जिनमें से 2 दिल्ली के निकट स्थित है। इनमें धर्म प्रचार के उपायों का वर्णन किया गया है। 3. 4 लघु स्तंभलेख। इनमें से 2 सांची तथा सारनाथ की लाटों पर और 2 प्रयाग में अंकित है। अनुमान यह है कि इन्हें बौद्ध धर्म में व्याप्त मतभेदों को दूर करने हेतु खुदवाया गया था। प्रश्न 2, महाजनपद युग की राजनीतिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर, महाजनपद युग की राजनीतिक विशेषताएं निम्नलिखित है। 1. आरंभिक भारतीय इतिहास में महाजनपद युग या 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल माना जाता है। इस काल को प्रायः आरंभिक राज्यों, नगरों, लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों के विकास के साथ जोड़ा जाता है। 3. इसी काल में बौद्ध व जैन धर्म के साथ विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ। बौद्ध और जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में महाजनपद नाम के 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है। 4. महाजनपदों के नामों की सूची इन ग्रंथों में एक समान नहीं है, परंतु वज्जी, मगध, कुरु, गांधार, कौशल, पांचाल और अवंती जैसे नाम प्रायः मिलते हैं। 5. ये महाजनपद सबसे महत्वपूर्ण महाजनपदों में गिने जाते हैं। 6. अधिकांश महाजनपदों में राजा का शासन होता था। प्रश्न 3, मौर्य शासकों ने किस प्रकार व्यापार तथा वाणिज्य को बढ़ावा दिया? उत्तर, मौर्य शासकों ने व्यापार एवं वाणिज्य को निम्न प्रकार से बढ़ावा दिया। 1. आंतरिक व्यापार। इस काल में भारत का आंतरिक एवं बाहरी व्यापार उन्नति पर था। आंतरिक व्यापार स्थल मार्ग, नहरों व नदियों द्वारा होता था। व्यापार को प्रोत्साहित करने राज्य द्वारा सड़कें बनवाई गई। सबसे लंबी सड़क 1500 कोस की थी, जो पाटलिपुत्र से उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत की ओर जाती थी। इसका एक मार्ग हिमालय की ओर, एक और मार्ग पाटलिपुत्र से दक्षिण तथा दूसरा पूर्व की ओर जाता था। पाटलिपुत्र, प्रयाग, राजगृह, काशी, कन्नौज, तक्षशिला, मथुरा और कौशाम्बी आदि प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र इन प्रमुख राजमार्गों द्वारा मिले हुए थे। इन पर
दिशा सूचक चिन्ह लगे होते थे। बहुत से उपमार्ग छोटे छोटे व्यापारिक स्थलों व नगरों तक जाते थे। सड़कों तथा व्यापारियों की सुरक्षा का प्रबंध राज्य की ओर से होता था। 2. विदेशी व्यापार। इस काल में विदेशी व्यापार जल और स्थल दोनों मार्गों से होता था। बंदरगाहों में जहाजों के आने जाने की व्यवस्था थी। राजधानी में विदेशी व्यापारियों की सुरक्षा हेतु एक बोर्ड की स्थापना की गई थी। भारत के व्यापारिक संबंध चीन, श्रीलंका, बर्मा, मिस्र एवं एशिया के साथ थे। विदेशी व्यापारियों का समूह उत्तर पश्चिम से स्थल मार्ग द्वारा भारत आता था। भारत चीन से रेशमी वस्त्र और ईरान से मोती मंगाता था। मिस्र के साथ भी भारत के घनिष्ठ संबंध व्यापारिक संबंध थे। विदेशों से भारत आने वाली प्रमुख वस्तुओं में सोना, चांदी, शराब तथा विलासिता की वस्तुएं शामिल थी। प्रश्न 4. अशोककालीन मौर्य के शासन प्रबंध पर प्रकाश डालिए। उत्तर. अशोक के उत्तराधिकार में विशाल साम्राज्य प्राप्त हुआ। अपने शासन के प्रारंभिक काल में उसने चंद्रगुप्त के सिद्धांतों का अनुकरण किया। उसके शासन प्रबंध में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया तथा साम्राज्य की नीति का अनुसरण किया। शासन का स्वरूप स्वेच्छाचारी निरंकुश राजतंत्र बना रहा। केंद्रीय, प्रांतीय व स्थानीय शासन भी पूर्ववत चल रहे थे, परंतु कलिंग के युद्ध ने अशोक का हृदय परिवर्तन कर दिया और उसने अपने शासन के सिद्धांतों में परिवर्तन किया। उनके द्वारा परिवर्तित आदर्श सिद्धांत निम्नलिखित थे। 1. शासन व्यवस्था में परिवर्तन। अपने नवीन आदर्श को व्यवहार में लाने हेतु अशोक ने शासन व्यवस्था में भी आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया। उन्होंने नए पदाधिकारियों की नियुक्ति की जो धर्म महामात्र कहलाए। इनका कार्य जनहित के कार्यों को देखना था। बहुत से अधिकारी अपने कार्यों को करने के साथ ही साथ धर्म प्रचार भी करते थे। 2. न्याय व्यवस्था में परिवर्तन। अशोक द्वारा कठोर दंड विधान को तिलांजलि दे दी गई। वह दंड भोगने वालों में मानवीयता की भावना भरने का प्रयास करने लगे। उसने राजुकों यानी न्यायाधीशों को पुरस्कार व दंड देने की पूरी स्वतंत्रता दे दी थी। 3. जनहित चिंतन। अशोक ने जनता को अपनी संतान माना और संतान के समान ही अपनी प्रजा के सुख तथा स्मृति के लिए हमेशा प्रयत्न करने लगे। प्रश्न 5. चेर राज्य पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर. प्राचीन काल में आधुनिक त्रावणकोर और मालाबार के तटों पर चेर राज्य स्थापित था। चेर लोगों को अशोक ने अपने लेखों में केरल पुत्र कहकर संबोधित किया। चेर राज्य का प्रारंभिक इतिहास ज्ञात नहीं है। पहली शताब्दी के चेर राजा पेरुनर का वर्णन मिलता है, जिसकी हत्या चोलों ने कर दी थी। इस वंश के नेदुनजिरल आदन ने चोल राजकुमारी से विवाह किया था। इनका पुत्र सेंगुट्टवन चेरों का प्रथम सम्राट था। सेंगुट्टवन ने चोलों को पराजित कर चेर राज्य की शक्ति में वृद्धि की थी। उसके उत्तराधिकारी बहुत कमजोर थे। सेंगुट्टवन के काल ही एक महत्वपूर्ण विशेषता पत्नी पूजा थी, अर्थात उनके काल में आदर्श व पवित्र पत्नी को देवी के रूप में मानकर उनकी मूर्ति बनवाकर पूजा जाता था। उसे वैदिक आदर्श नारी कणगी की पूजा कहा जाता था। इस काल में नारी के मान सम्मान के संकेत मिले हैं। चेर राज्य के दूसरे प्रमुख राजाओं में इंदुबन तथा उसके पुत्र शेल्वकडुंगोवाले आदन के शौर्य और इन दोनों की उदारता का गुणगान कवियों द्वारा किया जाता है। ये दोनों पिता पुत्र अत्यधिक विद्वान थे तथा वैदिक यज्ञों में इनकी विशेष रुचि थी। इनके अतिरिक्त आय तथा पारिप्रसिद्ध शासक थे। आदन के पुत्र पेरुंजरल एरमपोरई ने भी अनेक युद्ध जीते। इसका महत्वपूर्ण कार्य दक्षिण में गन्ने की खेती करना था। चेर राज्य का अंतिम शासक कुड़क्को एरंजेरल डरमपोरई था। इसने चोल राजा को परास्त किया।
प्रश्न 6, अशोक के धम्म के मूलभूत सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। उत्तर, अशोक के धम्म के मूलभूत सिद्धांत। अशोक के धम्म के मूलभूत सिद्धांत निम्नलिखित थे। 1, संयम अथवा इंद्रियों पर नियंत्रण। 2, कृतज्ञता। 3, दया। 4, दान। 5, शौच अथवा पवित्रता। 6, आदर। 7, सत्य। 8, सेवा। 9, भावयुद्धि अथवा विचारों की पवित्रता। 10, दृढ़ इच्छा शक्ति। 11, संप्रतिपत्ति अथवा सहायता करना। प्रश्न 7, चोल राज्य पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर, प्राचीन तमिल साहित्य से ज्ञात होता है कि ईसा पूर्व पहली शताब्दी से ईसा की पहली शताब्दी के अंत तक चोल राजाओं ने पांड्य व चेर राज्यों पर विजय प्राप्त कर अपना साम्राज्य बढ़ा रहे थे। संगम साहित्य से ज्ञात होता है कि चोल राज्य के प्राचीन राजाओं में करिकाल सबसे प्रसिद्ध राजा थे। उसने चेर तथा पांड्य राज्यों को पराजित कर लंका पर आक्रमण किया। उसकी राजधानी उरैयूर थी। न्यायप्रियता के लिए वह अत्यधिक प्रसिद्ध था। करिकाल ने तंजौर से लगभग 15 मील दूर वेष्टि नामक स्थान पर एक युद्ध में 11 शासकों को हराकर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। इस युद्ध ने करिकाल को महान विजेता की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। करिकाल न केवल एक महान योद्धा था बल्कि कुशल शासक भी था। करिकाल ने अपने राज्य की आर्थिक उन्नति की ओर विशेष ध्यान दिया। उसने कृषि व उद्योगों के विकास की योजनाएं बनाई और उन्हें कार्यान्वित किया। उसने जंगलों को खेती योग्य भूमि में परिवर्तित किया व सिंचाई की विशेष योजनाएं लागू की। इस दृष्टि से उसने नहरें बनवाई तथा तालाबों की संख्या बढ़ाई। उसके शासन में उद्योगों की बहुत उन्नति हुई। कृषि व औद्योगिक विकास के फलस्वरूप चोल राज्य एक समृद्धशाली राज्य बन गया और करिकाल के शासन काल में जनता सुखी जीवन व्यतीत करने लगी। टालमी के भूगोल में चोल प्रदेश के नगरों व बंदरगाहों का वर्णन मिलता है। यहाँ पर यह ट्रैक समाप्त हो रहा है। इस अध्याय का शेष भाग अगली ट्रैक पर सुनेंगे। ट्रैक 2C। इस ट्रैक में अध्याय 2 के पन्ना क्रमांक 29 से पन्ना क्रमांक 35 तक का रिकॉर्डिंग किया गया है। लघु उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 8। किन तरीकों से प्राचीन काल में राजा उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेते थे? उत्तर, प्राचीन काल में राजा उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित तरीके अपनाते थे। 1, सर्वप्रथम वे स्वयं को देवी देवताओं से जोड़ लेते थे। यह काम सबसे पहले कुषाण वंश के शासकों ने किया। 2, राजा अपनी स्वयं की मूर्तियां बनवाते थे। 3, वे अपने नाम के सिक्के बनवाते तथा उसे चलवाते भी थे। 4, गुप्त वंश के शासकों ने उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए इतिहास, अभिलेखों, साहित्य एवं सिक्कों की मदद ली। 5, कुछ राजाओं ने राजकवियों की सहायता से अपनी प्रशंसा में प्रशस्तियां भी लिखाई। हरिसेन द्वारा रचित प्रभाग प्रशस्ति, जो सम्राट समुद्रगुप्त के लिए लिखी गई, एक उचित व अच्छा उदाहरण है। प्रश्न 9, मौर्य साम्राज्य के इतिहास की रचना के लिए प्रयुक्त स्रोतों का वर्णन कीजिए। उत्तर, मौर्य साम्राज्य के इतिहास की रचना के लिए इतिहासकारों ने निम्न स्रोतों का उपयोग किया है। 1, मौर्य साम्राज्य की रचना में इतिहासकारों द्वारा प्रयुक्त विभिन्न स्रोतों में पुरातात्विक स्रोत प्रमुख है। इन पुरातात्विक स्रोतों में से इतिहासकारों ने प्रमुखतया मूर्तिकला पर अत्यधिक जोर दिया है। 2, मौर्य काल के इतिहास को जानने हेतु इतिहासकारों को समकालीन रचनाएं भी मूल्यवान सिद्ध हुई है। यूनानी राजदूत मेगस्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, द्वारा लिखे गए विशेष विवरण इंडिका के कुछ भाग आज भी उपलब्ध है। 3, मौर्य काल के शासकों का उल्लेख जॉइंट
बौद्ध तथा पौराणिक ग्रंथों में भी मिलता है। पत्थरों व स्तंभों से लिखे अशोक के अभिलेख इतिहासकारों के लिए प्राय अधिक मूल्यवान स्रोत रहेंगे। 4. एक और विशेष स्रोत है जो इतिहासकारों के लिए सभी दृष्टिकोणों से उपयोगी है और जिसका प्रयोग प्राय किया जाता है, वह है अर्थशास्त्र। इसकी रचना चंद्रगुप्त के मंत्री कौटिल्य अथवा चाणक्य ने की थी। 5. अशोक के शिलालेख या राज्यादेश लिखित इतिहास में अनोखे लेख माने जाते हैं। इन शिलालेखों को अशोक ने अपनी प्रजा के पथ प्रदर्शक, उन्हें धार्मिक सिद्धांतों से परिचित कराने हेतु चट्टानों, स्तंभों तथा गुफाओं में खुदवाया। 6. अशोक के राज्यादेश उनके विशाल साम्राज्य के 3 अलग अलग स्थानों पर मिले हैं। इससे इतिहासकारों को उनके साम्राज्य विस्तार व धार्मिक विचारधाराओं की जानकारी मिलती है। प्रश्न 10. मौर्य शासकों द्वारा किए गए आर्थिक प्रयासों का वर्णन कीजिए। उत्तर: मौर्य शासकों द्वारा किए गए आर्थिक प्रयास निम्नलिखित है। 1. कौटिल्य ने कृषकों, शिल्पियों और व्यापारियों से वसूल किए गए बहुत से करों का उल्लेख किया है। 2. संभवतः कर निर्धारण का कार्य सर्वोच्च अधिकारी द्वारा होता था। सन्निधत्ता राजकीय कोषागार एवं भंडार का संरक्षक होता था। 3. वास्तव में कर निर्धारण का विशाल संगठन पहली बार मौर्य काल में देखने को मिला। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में करों की यह सूची बहुत लंबी है। यदि वास्तव में सभी कर राजा के लिए जाते होंगे तो प्रजा के पास अपने भरण पोषण के लिए नाममात्र का ही धन बचता होगा। 4. ग्रामीण क्षेत्रों में राजकीय भंडार घर होते थे। इससे स्पष्ट होता है कि कर अनाज के रूप में वसूल किया जाता था। अकाल, सूखा या अन्य प्राकृतिक विपदा में इन्हीं अन्न भंडारों से स्थानीय लोगों को अन्न दिया जाता था। 5. मयूर, पर्वत और अर्धचंद्र के छाप वाली रजत मुद्राएं मौर्य साम्राज्य की मान्य मुद्राएं थी। ये मुद्राएं कर वसूली एवं कर्मचारियों के वेतन के भुगतान में सुविधाजनक रही होगी। बाजार में लेन देन भी इन्हीं से होता था। प्रश्न 11. उत्तर मौर्य काल में शिल्पकला, व्यापार और नगरों के विकास के विषय में व्याख्या कीजिए। इसके विकास के क्या कारण थे? उत्तर: 1. शिल्पकला। इस काल में खनन, धातु एवं शिल्प के कार्यों में पर्याप्त उन्नति हुई। प्राप्त अभिलेखों के अनुसार इस काल में बुनकरों, रंगरेजों, सुनारों, हाथीदांत पर नक्काशी करने वाले कारीगरों, मूर्तिकारों, जौहरियों तथा लुहारों द्वारा विभिन्न वस्तुओं को तैयार किया जाता था। 2. व्यापार। इस काल में भारत और रोम के बीच व्यापार जोरों पर था। इसमें मुख्यतः विलासिता की वस्तुएं, मणि, रत्न, मोती, मलमल, मसाले आदि भारत से रोम भेजे जाते थे। 3. नगर। व्यापार की वृद्धि के साथ व्यापारिक स्थलों पर नगरों का विकास भी शीघ्रता से होने लगा। तत्कालीन उत्तर भारत के प्रमुख नगरों के नाम है वैशाली, पाटलिपुत्र, वाराणसी, कौशंबी, हस्तिनापुर, मथुरा, इंद्रप्रस्थ, श्रावस्ती आदि। दक्षिण भारत के प्रमुख नगरों में से थे धान्य, कटक, अमरावती, कोंडा, नागार्जुन, भड़ौच, सोपारा आदि। विकास के कारण। इस विकास के मुख्य कारण थे विकसित व्यापार, उन्नत हस्तशिल्प कलाएं, शांति और सुव्यवस्था। लोग धनाढ्य थे, लोगों का जीवन स्तर ऊंचा था, उन्हें राज्य का संरक्षण प्राप्त था, अतः इस विकास में कोई बाधा नहीं थी। प्रश्न 12. मौर्य प्रशासन व्यवस्था की व्याख्या कीजिए। उत्तर: मौर्य प्रशासन व्यवस्था। मौर्य प्रशासन व्यवस्था का वर्णन इस प्रकार है। 1. मौर्य समाज की साम्राज्य की व्यवस्था में सर्वोच्च स्थिति थी। सरकार के समस्त अंग जैसे विधायिका,
कार्यपालिका, न्यायपालिका, सेना तथा वित्त पर मौर्यों का ही नियंत्रण था। इन काल में अधिकारीगण आधुनिक उदार लोकतांत्रिक सरकार के आधुनिक मंत्रियों की भांति शक्ति संपन्न नहीं थे और उनका अस्तित्व पूर्णतया सम्राट की मर्जी पर निर्भर था। 2. प्रत्येक शासक का स्वभाव अथवा व्यवहार भिन्न भिन्न होता था। चंद्रगुप्त मौर्य निस्संदेह एक अधिक कठोर और अनुशासन प्रिय सम्राट था, तो उसकी तुलना में अशोक अधिक उदार शांत स्वभाव के सम्राट थे। प्रश्न 13. गुप्त शासकों का इतिहास लिखने में सहायक स्रोतों का वर्णन कीजिए। उत्तर: गुप्त शासकों का इतिहास साहित्य, अभिलेखों तथा सिक्कों की सहायता से लिखा गया। गुप्त काल के सिक्के बड़ी मात्रा में पाए गए हैं। इनके अतिरिक्त कवियों ने अपने राजा अथवा स्वामी की प्रशंसा में प्रशस्तियां लिखी थी, जिनके आधार पर इतिहासकारों ने ऐतिहासिक तथ्य निकालने का प्रयास किया है। उदाहरण: इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध प्रशस्ति समुद्रगुप्त के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराती है। इसे समुद्रगुप्त के राजकवि हरिसेन ने लिखा था। इससे पता चलता है कि वह संभवतः गुप्त सम्राटों में सबसे शक्तिशाली व गुण संपन्न था। प्रश्न 14. छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के मुद्रा शास्त्र से किस प्रकार इतिहासकारों को प्राचीन राज्य व्यवस्थाओं के विषय में जानकारी मिलने में सहायता मिली? वर्णन कीजिए। उत्तर: छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के मुद्रा शास्त्र के इतिहासकारों को विभिन्न प्राचीन राज्य व्यवस्थाओं के विषय में जानकारी मिलने में निम्नलिखित प्रकार से सहायता मिली। 1. सिक्के के प्रचलन से छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व तक व्यापार के लिए विनिमय कुछ हद तक आसान हो गया। चांदी तथा तांबे के आहत सिक्के सबसे पहले ढाले गए तथा प्रयोग में आए। इस प्रकार के सिक्के संपूर्ण महाद्वीप में खुदाई के दौरान प्राप्त हुए हैं। मुद्रा शास्त्रियों ने इनका तथा दूसरे सिक्कों का अध्ययन करके उनके व्यापारिक प्रयोग के संभावित क्षेत्रों के विषय में जानकारी प्राप्त की। 3. आहत सिक्कों पर बने प्रतीकों को उन विशेष मौर्य वंश की भांति राजवंशों के प्रतीकों से मिलाकर पहचान करने का प्रयास करने पर पता चला कि इन सिक्कों को राजाओं द्वारा जारी किया गया था। 4. शासकों की प्रतिमा और नाम के साथ सर्वप्रथम सिक्के हिंदू यूनानी शासकों के द्वारा जारी किए गए थे। 5. यहाँ इस बात की संभावना है कि नागरिकों धनवानों ने इस प्रकार के कुछ सिक्के जारी किए थे। प्रश्न 15. आधुनिक इतिहासकारों ने मगध को सबसे शक्तिशाली महाजनपद किस प्रकार बताया है? स्पष्ट कीजिए। उत्तर: छठी से चौथी शताब्दी ईस्वी पूर्व में मगध यानी आधुनिक बिहार सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया। आधुनिक इतिहासकार इसके कई कारण बताते हैं। 1. मगध क्षेत्र में खेती की उपज खास तौर पर अच्छी होती थी। 2. यहाँ लोहे की खदानें भी आसानी से उपलब्ध थी, जिससे हथियार तथा उपकरण बनाना सरल था। 3. जंगली क्षेत्रों में हाथी उपलब्ध थे, जो सेना के एक महत्वपूर्ण अंग हुआ करते थे। इसके साथ ही गंगा व इसकी उपनदियों से आवागमन सरल व कम खर्चीला होता था। 4. आरंभिक जैन लेखकों ने मगध की महत्ता का कारण विभिन्न शासकों की नीतियों को बताया है। इन लेखकों के अनुसार बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्म नंद जैसे प्रसिद्ध राजा अत्यंत महत्वाकांक्षी शासक थे और इनके मंत्री उनकी नीतियां लागू करते थे। 5. प्रारंभ में राजगाह मगध की राजधानी थी। पहाड़ियों के बीच बसा राजगाह 1 किलो से बंद शहर था। बाद में चौथी शताब्दी ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया। इसकी गंगा के रास्ते आवागमन के मार्ग पर महत्वपूर्ण अवस्थिति थी। प्रश्न 16. छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से छठी शताब्दी ईस्वी तक कृषि उत्पादन वृद्धि के लिए प्रयुक्त किन्हीं 2 तरीकों का संक्षेप में वर्णन कीजिए।
उत्तर, छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत उपमहाद्वीप में कृषि उपज बढ़ाने के लिए प्रयुक्त दो तरीके निम्नलिखित हैं। एक, उपज बढ़ाने का एक तरीका हल का प्रचलन था, जो छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से ही गंगा और कावेरी की घाटियों के उर्वर कछारी क्षेत्र में फैल गया था। जिन क्षेत्रों में भारी वर्षा होती थी, वहां लोहे के फाल वाले हलों के माध्यम से उर्वर भूमि की जुताई आरंभ की गई। इसके अलावा गंगा की घाटी में धान की रोपाई के कारण उपज में अत्यधिक वृद्धि होने लगी। 2. उपज बढ़ाने का दूसरा तरीका तालाबों, नहरों, कुओं के माध्यम से सिंचाई करना था। यह कृषक समुदायों और व्यक्तिगत लोगों ने मिलकर सिंचाई के साधन भी निर्मित किए। यद्यपि खेती की इन नई तकनीकों से उपज तो बढ़ी, परंतु इसके लाभ एक समान नहीं थे। प्रायः उपज बढ़ाने में ब्राह्मण लोगों ने योगदान दिया। अच्छे बीज, कृषि उपकरण, पर्याप्त श्रम कराकर या स्वयं करके, सिंचाई स्रोत, कुएं, तालाब आदि का प्रयोग करके उपज बढ़ाने का प्रयास किया गया। नई भूमियां भूमिदान से खेती के अंतर्गत आई, इससे कुल उपज बढ़ती गई। प्रश्न 17, छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भूमिदान के प्रचलन से राज्य और किसानों के बीच संबंधों की चर्चा कीजिए। उत्तर, छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भूमिदान के प्रचलन से राज्य और किसानों के बीच संबंधों की झांकें निम्नलिखित बातों के द्वारा स्पष्ट रूप से की जा सकती है। 1. भूमिदान अभिलेख देश के अनेक भागों में मिले हैं। क्षेत्रों द्वारा दी गई भूमि की माप में भी अंतर पाया जाता है। ऐसा देखा गया है कि कहीं कहीं छोटे छोटे टुकड़े तो कहीं कहीं बड़े बड़े क्षेत्र दान में दिए गए हैं। 2. भूमिदान में दान प्राप्त करने वाले लोगों के अधिकारों में भी क्षेत्रीय परिवर्तन पाए जाते हैं। वस्तुतः इतिहासकारों में भूमिदान का प्रभाव एक विवाद का विषय बन गया। 3. कुछ इतिहासकारों का मानना है कि भूमिदान शासक वंश द्वारा कृषि को नए क्षेत्रों में प्रोत्साहित करने की एक रणनीति थी। 4. अन्य इतिहासकारों का मत है कि भूमिदान से कमजोर होते राजनीतिक प्रभुत्व का संकेत मिलता है। इसका अर्थ यह था कि राजा का शासन सामंतों पर दुर्बल होने लगा, तो उन्होंने भूमिदान के द्वारा अपना समर्थन एकत्रित करना आरंभ कर दिया। 5. इनके अतिरिक्त कुछ इतिहासकारों का यह मत भी है कि राजा स्वयं को बेहतर स्तर के मानव के रूप में सामने लाना चाहते थे। हालांकि उनका नियंत्रण कमजोर होता जा रहा था। इस प्रकार भूमिदान के प्रचलन से राज्य और किसानों के मध्य संबंध की झांकी देखने को मिलती है। प्रश्न 18, लोहे के फाल के प्रयोग ने संपूर्ण उपमहाद्वीप में कृषि में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया। इस कथन की पुष्टि कीजिए। उत्तर, लोहे के फाल के प्रयोग ने पूरे उपमहाद्वीप में कृषि के क्षेत्र में निम्नलिखित क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया। 1. आम लोगों और किसानों ने लौह औजारों व उपकरणों का प्रयोग करके घने जंगलों को काटा और उससे वृक्षों की लकड़ियां प्राप्त की तथा जंगलों को काट कर उपजाऊ कृषि योग्य भूमि भी प्राप्त की गई। जिन क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा होती थी, वहां लोहे से बने हल में उर्वर भूमि की जुताई की जाने लगी। 3. लोहे के फाल वाले हलों से फसलों की उपज बढ़ने लगी, परंतु यह उपमहाद्वीप के कुछ भागों में ही सीमित था। उदाहरण, पंजाब व राजस्थान जैसे अर्धशुष्क भूमि वाले क्षेत्रों में लोहे के फाल वाले हलों का प्रयोग 20वीं सदी के आरंभ में शुरू हुआ। 4. लोहे के उपकरणों ने कुएं खोदने, बांध बनाने, तालाब खोदने व नहरों के निर्माण में योगदान देकर सिंचाई की सुविधाओं का विकास व विस्तार किया, जिससे लोहे के फाल वाले हलों का प्रयोग अत्यधिक लोकप्रिय हुआ। इसके फलस्वरूप कृषि उत्पादन भी बढ़ा।
5 अनेक क्षेत्रों में लोहे के पाल की सहायता से छोटे छोटे जोतों के स्वामियों ने गहराई से भूमि को जोता या धान के लिए खेत तैयार किए। इससे छोटे किसानों ने वन्य क्षेत्रों में कृषि कार्य का विस्तार किया। प्रश्न 19 गुप्त काल की शासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए। उत्तर गुप्तकालीन युग कल्याणकारी राज्य का युग था। शासन का प्रमुख आदर्श जनहित का कार्य करना था। दंड व्यवस्था उदार थी, फिर भी अपराध बहुत कम होते थे। जनता सुखी थी और शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर रही थी। जनता राजा से स्नेह करती थी और राजा जनहित को ही सर्वोपरि मानता था। इस प्रकार कहा जाता है कि गुप्त काल वर्तमान काल के किसी भी कल्याणकारी राज्य से उत्तम अवस्था में था। यहाँ की तत्कालीन शासन व्यवस्था के विभिन्न पक्षों का वर्णन इस प्रकार है। 1. न्याय व्यवस्था। गुप्त काल में सम्राट न्याय का अंतिम और सर्वोपरि शक्ति माना जाता था। उसके नीचे अनेक स्तरों पर न्यायालय थे। सम्राट के पास बहुत कम मुकदमे आते थे। यहाँ न्याय तुरंत देने की व्यवस्था थी। दंड के लिए नियम कठोर थे, अतः प्राणदंड भी दिया जाता था। 2. केंद्रीय शासन। तत्कालीन शासन व्यवस्था की जानकारी के मुख्य स्रोतों में चीनी यात्री फाहियान का वृत्तांत महत्वपूर्ण है। गुप्तकालीन साम्राज्य सम्राट के अधीन था, किंतु इसका स्वरूप मांडलिक भी था, क्योंकि साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के राजा तथा सामंत सम्राट को अपना अधिपति मानते थे। सम्राट के कार्यों में परामर्श देने हेतु एक मंत्रिमंडल का गठन किया जाता था। गुप्तकालीन शिलालेखों से पता चलता है कि मंत्रिमंडल में अमात्य, संधि व युद्ध मंत्री, कागज पत्र का मंत्री तथा महादंड नामक प्रमुख मंत्री थे। इस प्रकार गुप्तकालीन केंद्रीय शासन में विभागीय व्यवस्था विद्यमान थी। प्रत्येक विभाग या कुछ संबंधित विभागों को एक मंत्री देखता था। 3. प्रांतीय शासन। सम्राट द्वारा स्वयं शासित साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक प्रांत भुक्ति या देश कहलाता था। प्रांतों के अधिकारियों की नियुक्ति राजा करते थे। ये अधिकारी गोपना, उपरी तथा कुमारात्य कहलाते थे। प्रांतों को छोटे छोटे जिलों में विभक्त किया गया था, जिसे विषय कहते थे। जिले ग्रामों में बटे हुए थे, जिनके प्रबंध का दायित्व ग्रामीण व भोजक पर होता था। ग्रामों में पंचायतें गठित की गई थी, जो स्वावलंबी होती थी। पंचों का आदर किया जाता था। ग्राम प्रधान का पद यहाँ अत्यधिक महत्वपूर्ण होता था। प्रश्न 20 मेगस्थनीज के विवरण से मौर्य साम्राज्य के महान अधिकारियों के कार्यों के विषय में क्या पता चलता है? उत्तर मेगस्थनीज के विवरण में मौर्य साम्राज्य के महान अधिकारियों के कार्यों के विषय में निम्नलिखित बातें पता चलती है। 1. कुछ अधिकारी नदियों की देखरेख तथा भूमि मापन का कार्य करते थे। 2. कुछ अधिकारी प्रमुख नहरों से उपनहरों हेतु छोड़े जाने वाले पानी के मुख द्वार का निरीक्षण करते थे, जिससे सभी स्थानों पर पानी की पूर्ति समान रूप से हो सके। ये अधिकारी शिकारियों पर भी नजर रखते थे। वे शिकारियों के कृत्यों के अनुसार उन्हें पुरस्कार अथवा दंड देते थे। 3. अधिकारीगण कर वसूली करते थे और भूमि से जुड़े सभी व्यवसायों का निरीक्षण करते थे। साथ ही वे लकड़हारों, खननकर्ताओं, सुनारों, बढ़ई तथा लोहारों का भी निरीक्षण करते थे। प्रश्न 21 अभिलेखों में भूमिदान के विषय में क्या जानकारी मिलती है? उत्तर ईस्वी के आरंभिक शताब्दियों में भूमिदान के प्रमाण मिलते हैं। इनमें से कई भूदानों का उल्लेख अभिलेखों में मिलता है। कुछ अभिलेख पत्थरों पर खुदे हुए थे, परंतु अधिकांश ताम्रपत्रों पर खुदे होते थे। इन्हें संभवतः भूमिदान पाने वाले लोगों को प्रमाण के रूप में दिया जाता था। भूमिदान के जो प्रमाण मिले हैं, वे दान प्रायः धार्मिक संस्थाओं या ब्राह्मणों को दिए गए थे। अधिकांश अभिलेख संस्कृत में थे। विशेषकर 7वीं शताब्दी के बाद में अभिलेखों के कुछ भाग संस्कृत में हैं और कुछ तमिल व तेलुगु जैसी स्थानीय भाषाओं में हैं।
भूमिदान के प्रचलन से राज्य तथा किसानों के मध्य संबंध की झलक भी मिलती है, परंतु कुछ लोग ऐसे भी थे जिन पर अधिकारियों या सामंतों का नियंत्रण नहीं था। इनमें पशुपालक, शिकारी, शिल्पकार, संग्राहक, मछुआरे और जगह जगह घूमकर खेती करने वाले लोग शामिल थे। प्रश्न 22, अशोककालीन ब्राह्मी लिपि का अर्थ कैसे निकाला गया? उत्तर, आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयोग की जाने वाली लगभग सभी लिपियों का मूल ब्राह्मी लिपि है। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग अशोक के अभिलेखों में किया गया है। 18वीं शताब्दी के अंत से यूरोपीय विद्वानों ने भारतीय पंडितों की सहायता से आधुनिक बंगाली व देवनागरी लिपि में अनेक पांड्यलिपियों का अध्ययन प्रारंभ किया और उनके अक्षरों की तुलना प्राचीन अक्षरों के नमूनों से की। आरंभिक अभिलेखों का अध्ययन करने वाले विद्वानों ने बहुत बार यह समझा कि ये अभिलेख संस्कृत में लिखे हैं, जबकि प्राचीनतम अभिलेख वास्तव में प्राकृत में थे। फिर कई दशकों के बाद अभिलेख वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम के बाद 1839 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने अशोककालीन ब्राह्मी लिपि का अर्थ निकाल लिया। प्रश्न 23, खेती की नई तकनीकों से खेती से जुड़े लोगों की सामाजिक स्थिति का प्रभाव पड़ा। उत्तर, खेती की नई तकनीकों ने विकास के अनेक मार्ग खोल दिए। इन तकनीकों से उपज अवश्य बढ़ी, परंतु इससे खेती से जुड़े लोगों में मतभेद बढ़ने लगे। बौद्ध कथाओं में भूमिहीन खेतीहर श्रमिकों, छोटे किसानों तथा बड़े जमींदारों का उल्लेख मिलता है। पाली भाषा में छोटे किसानों और जमींदारों के लिए गृहपति शब्द का प्रयोग किया जाता था। बड़े बड़े जमींदार और ग्राम प्रधान शक्तिशाली माने जाते थे। वे किसानों पर नियंत्रण रखते थे। ग्राम प्रधान का पद प्रायः वंशानुगत होता था। आरंभिक तमिल संगम साहित्य में भी खेती से जुड़े विभिन्न वर्गों के लोगों का उल्लेख मिलता है, जैसे वेल्लाल या बड़े जमींदार, हलवाहा या उलवर और दास अणिमयी। यह संभव है कि इस वर्ग विभेद का आधार भूमि का स्वामित्व, श्रम और नई प्रौद्योगिकी का उपयोग रहा हो। ऐसी परिस्थिति में भूमि का स्वामित्व महत्वपूर्ण हो गया था। प्रश्न 24, गुप्त साम्राज्य के पतन के कारणों की व्याख्या कीजिए। उत्तर, गुप्त साम्राज्य के पतन के कारणों पर दृष्टि डालें तो पता चलता है कि ये सभी कारण साधारणतः वही है जो मौर्य काल के पतन के कारण थे। एक, दुर्बल उत्तराधिकारी। स्कंदगुप्त के बाद गुप्त साम्राज्य के उत्तराधिकारी बहुत कमजोर थे। वे इतने विशाल साम्राज्य की सुरक्षा करने में समर्थ नहीं थे। गुप्त साम्राज्य अन्य साम्राज्यों की तरह सम्राट की व्यक्तिगत शक्ति व श्रेष्ठता पर ही आधारित था। दुर्बल शासकों के सिंहासनारूढ़ होने से केंद्र का नियंत्रण प्रांतों पर कम हो गया और साम्राज्य भी बिखर गया। 2, सेना की निर्बलता। गुप्त काल सुख व समृद्धि का युग था, अतः उस काल में सर्वत्र लंबे समय तक शांति रही। परिणाम स्वरूप सेना को युद्धों का प्रशिक्षण मिलना बंद हो गया और धीरे धीरे वह कमजोर हो गया। 3, साम्राज्य का अत्यधिक विस्तार। गुप्त साम्राज्य की विशालता भी उसकी अवनति का एक प्रमुख कारण था, क्योंकि इतने बड़े साम्राज्य का नियंत्रण केवल योग्य शासकों के लिए ही संभव था। उत्तरकालीन दुर्बल गुप्त शासकों के लिए इस विशाल साम्राज्य पर शासन कर पाना कठिन हो गया। 4, आर्थिक कठिनाई। कुमारगुप्त व स्कंदगुप्त ने पूर्ण से युद्ध किया। इसमें बहुत सा धन खर्च हुआ और गुप्त साम्राज्य आर्थिक संकट में पड़ गया। 5, बौद्ध धर्म का प्रभाव। गुप्त साम्राज्य के अंतिम शासकों बालादित्य तथा बुद्धगुप्त ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था, अतः उन्होंने अहिंसा की नीति के आधार पर सैन्य संगठन पर ध्यान नहीं दिया, अतः यह सेना गुप्त साम्राज्य की रक्षा करने में असमर्थ रही। 6, हुणों का आक्रमण। इस साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण हुणों का आक्रमण था। हुणों के लगातार आक्रमणों का सामना यह दुर्बल साम्राज्य न कर पाया
हुनों के आक्रमण ने केंद्रीय सत्ता को इतना दुर्बल बना दिया कि प्रांतीय शासक सरलता से स्वतंत्र हो गया। प्रश्न 25 ईसा पूर्व छठी शताब्दी में कस्बों के विकास के पर्याप्त परिणाम हैं। कृषि में हुए परिवर्तनों के साक्ष्य है और राजनीतिक परिवर्तनों के उपमहाद्वीप में पर्याप्त प्रमाण है। इस 3 प्रमुख परिवर्तनों के परिणाम की चर्चा कीजिए। उत्तर ईसा पूर्व छठी शताब्दी में हुए परिवर्तनों के 3 आयामों में बदलाव के पर्याप्त परिणाम निम्नलिखित है। 1 इस काल में कृषि के क्षेत्रों में अत्यधिक परिवर्तन देखने को मिले। करों की बढ़ती मांग को पूरा करने हेतु किसानों ने अन्न की उपज बढ़ाने के लिए नए उपाय ढूंढे। किसानों में नई श्रेणी के किसान दिखाई दिए। वे किसान जो बड़े भूस्वामी या सामंत अथवा मध्य श्रेणी के किसान व कुछ भूमिहीन किसान थे। इस काल में लोहे की फाल के हल, सिंचाई के लिए कुएं, तालाब, नहरों तथा जल संग्रहालयों के साथ साथ धान की रोपाई की उपज बढ़ाने के लिए नए नए प्रयोग आदि दिखाई दिए। 2 इस काल में नए शहर हड़प्पा सभ्यता के लगभग 1500 वर्षों के पश्चात अर्थात एक लंबे अंतराल के बाद दिखाई दिए। ये नए शहर व्यापार वाणिज्य के केंद्र थे। इनमें से अधिकांश जनपदों अथवा महाजनपदों या राज्यों की राजधानियों के रूप में स्थापित थे। 3 इस काल में हमें प्रारंभिक साम्राज्य और महत्वपूर्ण राज्यों के सामने आने के प्रमाण संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में दिखाई दिए। मगध और मौर्य साम्राज्य उभर कर सामने आए। 16 महाजनपदों का अस्तित्व धीरे धीरे विशाल मौर्य साम्राज्य में विलीन हो गया। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 1 मौर्य के नागरिक प्रबंध के विषय में आप क्या जानते हैं? विवेचना कीजिए। उत्तर चंद्रगुप्त मौर्य के शासन प्रबंध के विषय में विस्तृत जानकारी कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मेगस्थनीज के इंडिका से मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य के नागरिक प्रबंध का वर्णन निम्नलिखित है। 1 स्थानीय शासन। स्थानीय शासन के अंतर्गत 2 प्रशासनों को रखा गया है। एक नगरीय प्रशासन। मेगस्थनीज ने अपने भारत वर्णन में पाटलिपुत्र यानी पटना नगर के संदर्भ में लिखा है कि वह एक विशाल नगर था। इस प्रकार के चारों ओर लकड़ी की एक विशाल दीवार थी जिसमें 64 दरवाजे तथा 570 बुर्ज थे। इस नगर का प्रबंध 30 सदस्यों के एक आयोग द्वारा किया जाता था जिसमें 5-5 सदस्यों की 6 समितियां थीं। प्रत्येक समिति के कार्य भिन्न भिन्न थे। पहली समिति नगर के कला कौशल की देखभाल करती थी। दूसरी विदेशियों के निवास व भोजन का प्रबंध करती थी। तीसरी जन्म व मृत्यु का लेखा जोखा करती थी। चौथी का कार्य मापतोल से संबंधित कारोबार करने वालों की देखभाल करना था। 5वीं वस्तुओं के निर्माण एवं उनकी गुणवत्ता की जांच पड़ताल करती थी और 6ठी समिति का कार्य बिक्री वसूल करना था। 2 ग्राम प्रशासन। शासन की छोटी इकाई ग्राम थी। ग्रामीणी नामक अधिकारी इसका प्रबंध करता था। इसकी सहायता के लिए एक सभा होती थी जो ग्राम के हित के लिए सड़कें, पुल, तालाब तथा अतिथि गृह का प्रबंध करती थी। ग्रामीणी के ऊपर गोप तथा स्थानिक आदि अधिकारी होते थे। 2 न्याय। न्याय से संबंधित कार्यों का सर्वोच्च अधिकारी राजा स्वयं होता था। नगरों और गांवों का न्याय महामात्र करते थे। यहाँ की दंड व्यवस्था बहुत कठोर थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार 18 प्रकार के दंड दिए जाते थे। कठोर दंड की व्यवस्था होने के कारण अपराध बहुत कम होते थे। यदि छोटे न्यायालयों के निर्णय में कोई कमी हो जाती थी तो सम्राट स्वयं निर्णय करता था। 3 सिंचाई। चंद्रगुप्त के शासनकाल में सिंचाई कुओं, तालाबों तथा नहरों से होती थी। सिंचाई विभाग में विभिन्न अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। नगरों से प्राप्त जल के बदले में किसान सरकार को कर देते थे। 4 सेना का प्रबंध।
चंद्रगुप्त मौर्य के पास अपने विशाल साम्राज्य की रक्षा हेतु एक सुसंगठित और सुदृढ़ सेना भी थी, जिसमें 6 लाख पैदल, 30,000 घुड़सवार, 9,000 हाथी और 8,000 रथ थे। सेना के प्रबंध हेतु 30 सदस्यों की समिति थी, जो 6 समितियों में विभाजित थी। सेना में निम्नलिखित विभाग थे: 1 पैदल, 2 घुड़सवार, 3 रथ, 4 हाथी, 5 रसद विभाग, 6 समुद्री बेड़ा, 7 अस्त्र शस्त्र विभाग। इन सैनिकों को राजकोष से वेतन दिया जाता था। 5 सड़कें। सड़कों के प्रबंध व व्यवस्था हेतु एक अलग विभाग था, जिसके अधिकारी इसके निर्माण, सुधार एवं विस्तार का कार्य करते थे। सड़कों के किनारे पर मील के पत्थरों लगे होते थे, जो दूरी बताने का कार्य करते थे। यहाँ एक विशाल सड़क भी थी, जो तक्षशिला से पाटलिपुत्र तक जाती थी। सड़कों के किनारे पीने के लिए कुएं, वृक्ष तथा धर्मशालाओं का निर्माण कराया गया था। सड़कों की अच्छी दशा के कारण व्यापार में भी उन्नति हुई। 6 भूमि कर। कृषकों को उनकी खेती की पैदावार का 1/6 भाग भू राजस्व के रूप में लिया जाता था, परंतु आपातकाल में इसे बढ़ा दिया जाता था। भूमि, वन एवं खानों पर राज्य का अधिकार होता था। उपज से प्राप्त धन राज्य हित व सैन्य संगठन की व्यवस्था करने में लगा दिया जाता था। प्रश्न 2, मौर्य काल की कला का संक्षेप में वर्णन कीजिए। उत्तर: मौर्य काल की कला। मौर्य काल का भारत के सांस्कृतिक इतिहास में अत्यधिक महत्व है, क्योंकि इस काल में संपूर्ण भारत एक सत्ता के अधीन था। इस युग के अवशेषों के आधार पर ही तत्कालीन नगर की रचना, मूर्ति निर्माण कला, लेख, शिलालेख तथा गुहालेखों की जानकारी प्राप्त होती है। नगर एवं स्तूप। पाटलिपुत्र इस युग की विशाल नगरी थी। सेल्यूकस निकेटर का दूत मेगास्थनीज पाटलिपुत्र की प्रशंसा करते हुए कहता है कि भारत में जो सबसे बड़ा नगर है वह पालिव्रथा यानी पाटलिपुत्र कहलाता है। यह गंगा और सोन नदी के तट पर स्थित है। इसकी लंबाई 80 स्टैडिया और चौड़ाई 15 स्टैडिया है। इसके चारों ओर लकड़ी की दीवार बनी है, जिसके बीच में तीर छोड़ने के बहुत से छेद बने हुए हैं। नगर के बाहर चारों ओर गहरी खाई है, जो राज्य की सुरक्षा के लिए तथा बाहर की गंदगी बहाने व दूर करने के काम आती है। इसकी गहराई 45 फीट तथा चौड़ाई 600 फीट है। शहरों के चारों ओर की प्राचीर में 64 द्वार तथा 570 बुर्ज है। प्राचीन बौद्ध अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों व विहारों का निर्माण कराया। दिव्यावदान और महावेश में भी इसका वर्णन किया गया है। स्तूप। ह्वेनसांग ने अनेक स्तूपों को अपनी आंखों से देखा। सांची का स्तूप अशोक ने ईंटों से बनवाया था। इसी प्रकार मौर्यकालीन अरहुत और सांची के स्तूप अपनी कला के लिए जग प्रसिद्ध है। अशोक के समय में कश्मीर के श्रीनगर तथा नेपाल के ललित पाटन नामक नगरों का निर्माण हुआ। इस काल में पर्वतों को काटकर गुहा गृह का निर्माण करने की कला का प्रारंभ भी हुआ, जिसने आगे चलकर अजंता और एलोरा की गुहा कला के रूप में विकास किया। अशोक और दशरथ द्वारा निर्मित गुहा गृह आज भी नागार्जुनी पहाड़ियों में विद्यमान है। इनकी दीवारें शीशे की तरह चिकनी तथा चमकदार थी। स्तंभ तथा मूर्तियां। अशोककालीन कला के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण उनके द्वारा निर्मित स्तंभ है। उसका सारनाथ का स्तंभ, राजमुख बिहार का स्तंभ तथा लुम्बिनी बान का स्तंभ कला के आदर्श नमूने माने जाते हैं। मूर्तिकला ने भी मौर्य काल में अत्यधिक प्रगति की। इस काल की सर्वाधिक प्रसिद्ध मूर्ति आगरा और मथुरा के मध्य परखम नामक गांव में मिली है। यह मूर्ति 7 फीट ऊंची है और भूरे बलुए पत्थर की बनी हुई है। इसी काल की अन्य मूर्तियां बेसनगर में मिली है। यह मूर्ति किसी स्त्री की है।
पटना और दीदारगंज में भी 2 अन्य मूर्तियां मिली हैं, जिन्हें इतिहासकार मौर्यकालीन ही मानते हैं। प्रश्न 3, अशोक के अभिलेखों में मौर्यों का क्या वर्णन मिलता है? अभिलेख साक्ष्यों की सीमाओं का वर्णन कीजिए। उत्तर, अशोक के अभिलेखों में मौर्यों का वर्णन। अशोक के अभिलेखों में मौर्यों का वर्णन निम्नलिखित है। 1. अभिलेख उन लेखों को कहा जाता है जो स्तंभ, चट्टानों, गुफाओं, ताम्रपत्रों व पत्थरों की चौड़ी पट्टियों पर खुदे तत्कालीन शासकों के शासन का सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, आर्थिक व धार्मिक चित्र खींचते हैं। 2. अशोक पहला सम्राट था जिसने अपने अधिकारियों तथा प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थरों व पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखाए थे। 3. अशोक ने अपने अभिलेखों के माध्यम से धम्म का प्रचार किया। इन अभिलेखों में बड़ों के प्रति आदर, सन्यासियों तथा ब्राह्मणों के प्रति उदारता, सेवकों व दासों के साथ उदार व्यवहार और दूसरे धर्मों तथा परंपराओं का आदर शामिल है। 4. अशोक के अभिलेख जनता की पाली एवं प्राकृतिक भाषाओं में लिखे हुए होते थे। इनमें ब्राह्मणी खरोष्टी लिपियों का प्रयोग किया गया था। इसके अतिरिक्त इन अभिलेखों में अशोक का जीवन वृत्त, उसकी आंतरिक और बाहरी नीति एवं उसके राज्य के विस्तार संबंधी जानकारी है। इस प्रकार इन अभिलेखों में सम्राट अशोक के आदेश भी अंकित है। अभिलेख साक्ष्यों की सीमा। अभिलेख साक्ष्यों की प्रमुख सीमाएं निम्नलिखित है। 1. कभी-कभी अक्षरों को बहुत हल्के तरीकों से उत्कीर्ण किया जाता है, जिन्हें पढ़ना कठिन होता है। 2. अभिलेख नष्ट भी हो सकते हैं, जिससे अभिलेखों में लिखे अक्षर लुप्त हो जाते हैं। 3. अभिलेखों के शब्दों के वास्तविक अर्थ के विषय में पूर्ण रूप से ज्ञान हो पाना भी सदैव आसान नहीं होता, क्योंकि कुछ अर्थ किसी विशेष स्थान या समय से संबंधित होते हैं। 4. अभिलेख हजारों की संख्या में प्राप्त हुए हैं, परंतु सभी के न तो अर्थ निकाले जा सकते हैं और न ही उनके अनुवाद किए गए हैं। 5. बहुत से अभिलेख और भी रहे होंगे जिनका अस्तित्व ही मिट गया है, अतः जो अभिलेख अभी उपलब्ध हैं वे संभवतः कुल अभिलेखों का केवल एक अंश है। 6. अभिलेख हमेशा उन्हीं व्यक्तियों के विचार व्यक्त करते हैं जो उन्हें बनवाते थे, इसलिए वास्तविकता जानने हेतु इन अभिलेखों का आलोचनात्मक अध्ययन आवश्यक है। यहाँ पर यह अध्याय और यह ट्रैक समाप्त हो रहा है। पुस्तक का शेष भाग अगले ट्रैक पर सुनेंगे।